नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल नमल जिसकी राइटर है निम्रा अहमद, उसकी ये 19वीं एपिसोड है और 10वां बाब जिसका नाम है अकद, और उसका ये सेकंड और लास्ट पार्ट है। तो आइए बगैर किसी देर के इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हाल शुरू हो चुका है और मैं और आप इसको जानने के लिए बेचैन हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। रुक गया मैं सज़ा से कुछ पहले, रुक गया मैं सज़ा से कुछ पहले, उसको एहसास खुद ख़ता का था। यूसुफ साहब के रोशन घर पे मई की गर्म शाम उतरी थी और वो ड्राइंग रूम में ऐन उसी जगह व्हील चेयर पर बैठे थे जहाँ दोपहर में तब बराजमान थे जब फारिस और जवाहरात उधर थे। अलबत्ता वह हाजरीन बदल चुके थे। नुदरत सामने सोफे पे बैठी धीमी आवाज़ से बड़े अब्बा को तसल्ली दे रही थी, और सादी वो जो ऑफिस से फारिस का फ़ोन सुनकर गोया भागते हुए अम्मी को लिए उधर आया था, खिड़की के साथ खड़ा नफ़ी में सर हिला रहा था। फिर उनकी जानिब मुड़ा तो चेहरे पे खफगी थी। आप किस तरह अपने मुंह से ये बात फारिस मामू से कह सकते हैं? कम अज़ कम अम्मी या मुझसे तो बात करते, वो क्या सोचते होंगे? ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है सादी, नुदरत खफा हुई। आजकल लड़की वालों का कहना मायूब नहीं समझा जाता, और इसमें गलत भी क्या है? अगर जुमर को एतराज़ नहीं तो तुम क्यों हवास बाख्ता हो रहे हो? ये जिस जगह आप बैठी हैं इधर, बिल्कुल इधर पिछले हफ्ते फारिस मामू बैठे थे। जब जुमर आई और उनको खड़े खड़े यहाँ से निकाल दिया, बाकायदा उंगली से उस सोफे की तरफ इशारा किया। नुदरत ने बेख्तियार पहलू बदला। मान ही नहीं सकता मैं कि जुमर मान गई हैं। बहुत ही शिद्दत से उसने नफ़े में सर हिलाया। बड़े अब्बा ने गर्दन उठाई, बेबसी से उसे देखा। वो मानी नहीं है, बस उसने कहा कि जो मेरी मर्ज़ी हो मैं कर दूँ। यानी कि आप लोग उन पे दबाव डाल रहे हैं? ऐसा मत करें बड़े अब्बा। वो नाराज़ हुआ और उसी जगह खड़े होकर, तुमने पिछले हफ्ते शादी मुझे कहा था कि मैं जुमर की शादी कर दूँ फारिस से। वो लम्हे भर को चुप हो गया। मगर ऐसे नहीं कि वो ज़बरदस्ती ये फ़ैसला करे। तो फिर जाओ बेटे, जुमर से बात करो, उससे पूछो कि बगैर जबर के बताए वो क्या चाहती है। मैं वही करूँगा जो वो चाहती है। सादी खड़ा लब काटता रहा। वो उलझा हुआ था, खफा भी था। क्या चीज़ गलत थी वो समझ नहीं पा रहा था, मगर कुछ सही नहीं था। मुझे इस सब में मिसेस कारदार की मदाखलत नहीं पसंद आई बड़े अब्बा। वो क्यों इतनी बेचैन है जुमर की शादी के लिए? उनको कहा था मैंने कि जुमर को शादी के लिए कायल करें। वो मेरे कहने पे मदाखलत कर रही हैं। उनकी वजाहत पे सादी ने उलझे उलझे अंदाज में बालों में हाथ फेरा। मुझे नहीं पता, मगर मुझे ये इस तरह ठीक नहीं लग रहा। वो उसी मुतफक्किर चेहरे से बाहर निकल आया। लॉन में शाम अंधेर हो चुकी थी। वो बरामदे के स्टेप पे बैठा कुछ देर सोचता रहा, फिर जेब से मोबाइल निकाला और जवाहरात का नंबर मिलाया। फ़ोन कान से लगाए संजीदा आंखों और तने तासुरात के साथ दूसरी जानिब जाती घंटी सुनता रहा। सादी, इतने अरसे बाद फ़ोन पे तुम्हारी आवाज़ सुनी। कभी कभी हमारे लिए वक्त निकाल लिया करो। वो नरम खुशगवार आवाज़ में बोली थी। आप ये गिला ऐसे करती हैं जैसे खुद भी वाकिफ़ ना हो कि अब मेरे लिए वक्त किसके पास नहीं होता। चाह कर भी वो बेजार नहीं जाहिर कर सका खुद को। हाशिम की माँ को हाशिम के कारनामों से वो हमेशा अलग रखता था, हर चीज़ के बावजूद। उस रात शादी में भी तुमने मुझसे ख़ास बात नहीं की। सोनी की पार्टी पे उस नेकलेस वाले वाक़ये का। मिसेस कारदार, आज आपने क्या किया है? उसने अखड़े खुश्क अंदाज में बात काटी तो वो तुरंत बोली, और क्या किया है मैंने? मुझे नहीं मालूम आप क्यों जुमर और फारिस की शादी करवाना चाहती हैं, मगर वजह जो भी हो मैंने बड़े अब्बा को कह दिया है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने सख्ती से कहते गोया बात ख़त्म की। तीसरी दफ़ा शादी, वो महजूज मज़ा लेने वाले अंदाज में गोया हुई तो वो उलझा। सॉरी, पहली दफ़ा बचपन में जुमर के जहेज़ को आग लगाना, और दूसरी दफ़ा 4 साल पहले जुमर को एक ख़तरनाक केस में धकेलना। 2 बार तुमने उसकी शादी नहीं होने दी, अब तीसरी दफ़ा रखना डालोगे। एक्सक्यूज़ मी, बेयकीनी से उसने फ़ोन को कान से हटाकर देखा। मुश्किल बात नहीं की मैंने, तुमने खुद बताया था। बचपन में वो तुम्हें अपनी शादी की चीज़ें दिखा रही थी और फिर वो चली गई और तुम वहीं खेलते रहे। फिर खेल खेल में आग लग गई और उसका जहेज़ जल गया। मैं उस वक्त 10 साल का था मिसेस कारदार। कुछ देर पहले के तने तासुरात गायब थे और वो फीके पड़ते चेहरे के साथ बामुश्किल बोल रहा था। और तुम अच्छी तरह जानते थे कि तुम क्या कर रहे हो। वो शायद मुस्कुराई थी।
तुमसे खेल में आग नहीं लगी थी, तुमने जानबूझकर आग लगाई थी। उसने महसूस सी सरगोशी की और वो दम साधे सांस रोके बैठा रह गया। मैं उस वक्त 10 साल का था मिसेस कारदार, मगर वो कहे जा रही थी। वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी और वो शादी के बाद कराची चली जाती। तुम जेलिस हो गए थे और इनसिक्योर भी। मुझे जब तुमने बताया था तब मैंने तुम्हारी आंखें पढ़ी थी बच्चे। वो आग तुमने खुद लगाई थी। मैं उस वक्त 10 साल का था मिसेस कारदार। बदिक्कत कहकर उसने निचले लम्हे दांत पे वश किए, जैसे ढेरों जब्त किया। आंखों में नमी आई थी। मगर तुम अब 10 साल के नहीं हो, अब बड़े हो जाओ और अपनी पुप्पो को उसकी ज़िंदगी गुजारने दो। उसके रिश्ते में मदाखलत मत करो, क्योंकि जब तुम मदाखलत करते हो तो वो सिर्फ नुकसान उठाती हैं। आप ये इसलिए कह रही हैं ताकि मैं इस मामले से खुद को अलग कर लूं और आपका जो भी मकसद है वो पूरा हो जाए। उसने कमज़ोर लहजे को मजबूत करने की नाकाम जहद की। हाँ, मैं इसीलिए कह रही हूँ, मगर यही सच है, क्या नहीं है? और लम्हे भर की खामोशी के बाद फ़ोन बंद हो गया। साजी कितनी देर चुपचाप उस स्टेप पे बैठा रहा, आंखें कदमों में उगे घास पे जमाए। वो मुसलसल लब काट रहा था। उसे मालूम था जवारात उसे डिस्टर्ब करना चाहती थी, मगर इस बात का इल्म होना डिस्टर्ब होने से रोक नहीं सकता। मैं दलाइल पे तकिया कर बैठा। वो वक्त इल्तिजा का था। काफ़ी देर बाद जब वो उठकर अंदर आया तो नुदरत और बड़े अब्बा मुसलसल उसी बात पे गौर कर रहे थे। वो उस चेहरे के साथ नहीं आया जिसके साथ गया था, सो उनको वहीं छोड़े राहदारी में आगे चला गया। लाउंज में टीवी चल रहा था और मुलाजिम लड़का सदाकत स्टूल पे बैठा प्याज छीलते स्क्रीन पे नज़रें जमाए हुए था। उसे देखकर शर्मिंदा सा उठने लगा, मगर सादी मज़ीद आगे बढ़ गया। जुमर के दरवाजे पे दस्तक दी, फिर उसे धकेला। वो स्टडी टेबल पे बैठी थी, फाइल पे झुका लैंप जला था और वो गर्दन तिरछी किए कलम से कुछ लिख रही थी। आहट पे चेहरा उठाया। उसे देखकर बुरी आंखों में नरमी आई और मुस्कुराई। आओ सादी। सामने काउच की जानिब इशारा किया। वो उसी तरह चुपचाप वहाँ आ बैठा। और क्या हो रहा है? फाइल बंद करते हुए उसने उसी नरमी से पूछा। सादी ने बदिक्कत मुस्कुराने की सही की। बस जॉब चल रही है। आप? वो रुका, सर अभी तक झुका था। अब्बा ने भेजा है मुझसे बात करने के लिए। जी, मगर मैं आपसे वो बात नहीं करना चाहता। वो जो दलाइल पे तकिया किए मज़ीद चंद फ़िक्रे बोलने जा रही थी, अपने अज़ली स्पार्ट अंदाज में बेतासुर से फ़िक्रे। सादी की बात ने उसे रोक दिया। वो चौंक कर नासमझी से उसे देखने लगी। तो फिर बड़े अब्बा ने कहा है कि आप इस शादी पे राज़ी हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जुमर, कि आप जो भी फ़ैसला करेंगी मैं उसमें आपके साथ होऊंगा। सर झुकाए उंगलियां मरोड़ते बुझा सा कह रहा था। आप बगैर किसी मजबूरी या दबाव के फ़ैसला करें, अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला। मैं आपको सपोर्ट करूंगा। जुमर ने इस बात में सर हिलाया। अल्फाज ख़त्म हो गए थे। मैं ये भी जानता हूँ कि इस सब के पीछे कोई वजह होगी। आप उनसे नफ़रत करती हैं और फिर भी आप उनसे शादी करने जा रही हैं। जुमर के बज़ाहिर पुरसुकून चेहरे पे साया सा लहराया, मगर वो उसे नहीं देख रहा था। सर झुकाए वो कहे जा रहा था। आपका दिल भी उनकी तरफ से साफ़ नहीं हुआ, लेकिन इस सब के बावजूद भी आप उनसे शादी करने जा रही हैं। तो मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ। उसने झुकी नज़रें उठाकर जुमर को देखा, जो दम साधे उसे सुन रही थी। क्या आप मुझसे वादा करती हैं कि आप फारिस मामू को कभी हर्ट नहीं करेंगी? जुमर ने थूक निकला, यूँ कि उसकी आंखें घुंघराले बालों वाले खूबसूरत लड़के पे जमी थी और लब खामोश थे। क्या आप मुझसे वादा करेंगी कि आप कभी भी उनको दानिस्ता तौर पे नुकसान नहीं पहुंचाएंगी? वो बुरे और भयानक खौफ के ज़ेरे असर कह रहा था। जुमर ने खामखा चेहरा फेर कर मेज़ को देखा, फिर लैंप को, फिर फाइल्स को और फिर दोबारा सादी को। इतना बड़ा वादा जो इंतकाम के हर इरादे को मार डाले। मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आई प्रॉमिस। चंद लम्हे बाद वो सादी की आंखों में देखकर बोली और दोबारा थूक निकला। सादी ने गहरी सांस लेकर बहुओं पे हाथ रखे सर झुका दिया, गोया तने आसाब ढीले किए। जुमर हनूज पलक झपके बिना उसे देख रही थी। फिर उसने सर उठाया, मुस्कुराया और उठ खड़ा हुआ। मैं आपके साथ हूँ। आप जो भी चाहेंगी मैं वही करूँगा और करवाऊँगा। जुमर फीका सा मुस्कुराई। और जब वादा टूटेगा तो वो उसके बारे में क्या सोचेगा? अब्बा चाहते हैं मैं
उससे शादी कर लूँ। मैं कर लूँगी शादी। मैंने कहा ना, मैं आपके साथ हूँ। वो दरवाजे तक गया, फिर रुका। मुस्कुराहट मध्यम होकर हज़न में बदली। सर झुकाए बिना मुड़े धीरे से बोला, और मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरी हर उस चीज़ के लिए जिसने आपको नुकसान दिया। आई एम सॉरी सुमर, मैं जानबूझकर नहीं करता, फिर भी मेरी वजह से कुछ न कुछ गलत हो जाता है। और फिर रुके बिना बाहर निकल गया। सुमर ने कनपट्टी को उंगली से मसला। उसे लगा उंगलियों में लर्जिश है। चेयर घुमाकर रुख दाएं तरफ किया तो सिंगार मेज पे लगा आईना सामने आया और उसका अक्स भी। कुर्सी पे बैठी घुंघराले खूबसूरत बालों वाली लड़की, जिसके नाक की लौंग दमक रही थी मगर आंखें परेशान थी। तभी उसका फ़ोन बजा। वो चौंकी। गैर शनासा नंबर आ रहा था। तमाम सोचों को जहन से चिटकते उसने मोबाइल कान से लगाया। हेलो प्रोसिक्यूटर साहिबा, मुझे तो पहचानती होंगी आप। और वो फारिस की आवाज़ कैसे नहीं पहचान सकती थी। फिक्रमंद तासुरात बदले, आंखें सजीदा और सपाट हो गई। जी फारिस, कहिए, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। आप जानती हैं क्यों मिलना चाहता हूँ। वक्त आप बताइए, जगह मैं बताऊँगा। उसने आंखें मीचकर बहुत ही कड़वाहट अंदर उतारी और फिर हमवार लहजे में बोली, ओके, कल शाम 4 बजे मिल सकती हूँ मैं। मगर किधर? उसी रेस्टोरेंट में जहाँ आपको बुलाकर गोली मारी थी मैंने। क्यों, ठीक है ना? सुमर की आंखों की सर्द मुहरी मजीद बढ़ी। शोर, और मोबाइल का बटन ज़ोर से दबाकर कॉल काटी। अजियत सी अजियत थी। अक्स चुनने में उम्र गुजरी है, अक्स चुनने में उम्र गुजरी है। ऐसा टूटा है आईना मुझसे। छोटे बागीचे वाले घर के लाउंज में टीवी का शोर जारी हो सारी था और हनीन नफ़ी में सर हिलाती इधर उधर चक्कर लगाती फिर रही थी। दफतन वो रुकी और तनदही से सोफे पे बैठे सादी को घूरा। वो झूठ बोल रही हैं। क्या तुम चंद लम्हे के लिए जुमर और अपने तमाम इख्तलाफात भुलाकर उनके लिए गैर जानिबदारी से नहीं सोच सकती? वो थक सा गया था। हनी नफ़ी में सर हिलाती सामने बैठी, हाथ से माथे पे कटे बाल हटाए जो फिर दोबारा वहीं गिर गए। वो असल बात छुपा रही हैं। ये हो ही नहीं सकता कि वो बगैर किसी मनफी वजह के मामू से शादी पर राज़ी हो जाएं। वो मानने को तैयार नहीं थी। मेरा ख्याल है वो बड़े अब्बा के कहने पे ऐसा कर रही हैं और दिल में अभी भी मामू के लिए बुग़्ज़ होगा। शायद वो सच की तलाश में है। हमें उनका साथ देना चाहिए, ना कि उन पे शक करना चाहिए। ओह खुदा, आप लोगों को क्यों नहीं नज़र आ रहा? वो मुतअज्जिब, हैरान, परेशान थी। वो जुमर यूसुफ है, उनको कोई मजबूर नहीं कर सकता। वो फारिस मामू को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, इसके अलावा कोई वजह नहीं है। उन्होंने मुझे अपनी ज़बान दी है कि वो फारिस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। वो एक एक हर्फ बहुत संजीदगी से बोला था। हनीन चुप हो गई, सीने पे बाजू लपेट लिया और उलझी उलझी सी उंगली का नाखून दांत से कुतरने लगी। मगर चंद सानिये बाद उंगली दांतों से निकालकर वो हतमी अंदाज में बोली, मगर मैं उन पे यकीन नहीं कर सकती। बस कर दो हनीन। नुदरत किचन से उकता कर निकली। हाथ में कफगीर था, गोया हनीन को दे मारने का इरादा हो। उन दोनों के सामने खड़े कमर पे हाथ रख के वो जब बोली तो बेजार लग रही थी। कोई अकल है तुम में? वो फारिस को बुरा भला कहती थी, तब भी हम सबको शिकायत थी। अब नहीं कह रही, तब भी तुम उसके पीछे पड़ी हो। जब एक दफ़ा उसने अपने इल्ज़ामात वापस ले लिए तो उसे माफ़ करो अब। मगर वो कैसे हंसी खुशी मामू से शादी कर सकती हैं? हनीन अब के ज़रा धीमे लहजे में बोली। लाशऊरी तौर पे कुशन पे हाथ रख लिया। उधर अम्मी ने कफगीर घुमाया, उधर उसने कुशन को ढाल बनाया। क्योंकि उसमें तुमसे ज़्यादा अकल है। वो भी गोया थक गई थी। वो बीमार है बेटा, उसके गुर्दे ख़राब हैं और बड़े अब्बा पहले से ज़्यादा बीमार रहने लग गए हैं। हना ने आहिस्ता से कुशन छोड़ दिया। उसको फारिस से बेहतर रिश्ता नहीं मिलेगा, वो समझ चुकी है, इसलिए हथियार डाल दिए हैं। इस तरह वो अपने गुज़श्ता रवैये का अजाला करने जा रही है, तो तुम दोनों क्यों मीन मेख निकाल रहे हो? नहीं, मुझे तो अब कोई एतराज़ नहीं। सादी ने फ़ौरन हाथ उठा दिए और एहतियात से कफगीर को देखा जो हनूज अम्मी के कमर पे रखे हाथ में था। हना चुपचाप लब काटती रही। चेहरे की खफगी अब तासुफ और निदामत में बदल गई थी। अच्छा ठीक है, बस इतना सा कहा और उठकर अंदर चली गई। नुदरत अफसोस से उसे जाते देखती रही। इसे क्या हो गया सादी? ये पहले ऐसी नहीं थी। सादी ने गहरी सांस लेते रिमोट उठा लिया। अम्मी, हम में से कोई भी पहले ऐसा नहीं था। नुदरत कुछ मुंह में बुड़बड़ाती पलट गई। सादी वहीं बैठा रहा, फिर टीवी छोड़कर अपने कमरे में आया। सैम उसके लैपटॉप में बैठा कोई गेम खेल रहा था। आपको कंप्यूटर चाहिए भाई?
उसे आते देखकर ताबेदारी से पूछा। तुम बैठो। उसने झुककर स्टडी टेबल के निचले दराज से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और अलमारी तक आया। पट खोलकर एहतियात से बॉक्स का ढक्कन अलमारी के अंदर करके हटाया। सैम दूर था, इस तरफ उसका रुख नहीं था। बॉक्स के अंदर एक प्लेटिनम और हीरो का झलमलाता नेकलेस रखा था, जवाहरात का नेकलेस जो उसे वापस करना था, और साथ में सफ़ेद रंग की फ्लैश ड्राइव। उसने ड्राइव निकाली, डब्बा अलमारी के अंदर छुपाकर रखा और बाहर निकल आया। हनीन अपने बेड पे बैठी एक रिसाले के वर्क पढ़ रही थी जब सादी चौखट में आया। ये वो फाइल्स हैं जो मुझसे नहीं खुली, क्या तुम इन्हें खोल दोगी? वो चौंकी, सर घुमाकर उसे देखा, आंखों में ताज्जुब डर आया। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैं इन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करती। अब कुछ दिन इसे अपने पास रखो, अगर मूड बने तो कर देना, नहीं तो वापस दे देना, मगर इसे रखो और सोचो कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो या नहीं। वो फ्लैश उसकी सिमत बढ़ाए हुए था। हनीन की आंखों में खफगी थी, मगर उसने चुपचाप वो पकड़ ली। सादी चला गया तो वो उठी अलमारी तक आई, उसके निचले जूतों वाले खाने के बराबर बैठी। एक बड़ा बॉक्स निकाला, उसमें वो लैपटॉप, टैबलेट और दूसरे ऐसे कहीं गैजेट रखे थे जो औरंगज़ेब कारदार ने उसे दिए थे। अलीसा का लॉकेट भी उधर ही था। हना ने वो फ्लैश भी उन ममनू अशिया के साथ रख दिया और डब्बा बंद करके अंदर धकेल दिया। फिर गहरी सांस भरकर उठ खड़ी हुई। सोचना क्या था, जो तय कर लिया तो बस कर लिया। अपने कातिल की जहानत पे हैरान हूँ मैं, अपने कातिल की जहानत पे हैरान हूँ मैं। हर रोज़ एक नया तर्ज़े कत्ल ईजाद करे। मई की चिलचिलाती सहर पैर पूरे शहर को गोया झुलसा रही थी। ऐसे में उस पोश इलाके का वो रेस्टोरेंट खाली लग रहा था। दूर कोई इक्का दुक्का मेज़ पर थी, वरना गर्मी ने कारोबार ठंडा कर रखा था। घुंघराले बालों को हाफ कैचर में बांधे, कूहनी पे पर्स अटकाए, स्याह मिनी कोट और सफ़ेद लिबास में मलबूस जुमर मतनासिब चाल चलती अंदर दाखिल हुई और सीधी दरवाजे के करीब एक मेज़ तक चली आई। गए बरसों में एक रोज़ इधर जरताशा बैठी दिखाई दी थी। अब वो कुर्सी खाली थी। बेतासुर चेहरे के साथ वो बैठ गई और फिर कलाई पे बंधी घड़ी देखी। 4 बज चुके थे। रेस्टोरेंट काफ़ी बदल चुका था, रंग, फर्नीचर, शायद मेन्यू भी, मगर उसे तो एक एक तफसील याद थी। सो कोशिश की कि भूरी आंखों को मेज़ पे रखे गुलदान पे जमा दे और हिलाए नहीं, वरना कुछ अंदर तक हिल जाता था। लॉन्ग टाइम मैडम, वो कुर्सी खींचकर सामने बैठते हुए संजीदगी से बोला। तो जुमर ने आंखें उठाई। आखिरी मुलाकात का मंजर आंखों में झिलमिला दिया। जेल का मुलाकाती कमरा और मेज़ के पार बैठा सफ़ेद कुर्ते शलवार और कसी हुई पोनी वाला फारिस। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। फिर मंजर बदला और 4 बरस पहले की जरताशा स्ट्रॉ लबों में दबाए इधर बैठी नजर आई। और अब वो पूरी आस्तीन की टी शर्ट में मलबूस, हाथ बाहम मिलाकर मेज़ पे रखे छोटे कटे बालों के साथ हल्की सुनहरी आंखों को सुकेड़े उसे देख रहा था। उन तीनों मनाजिर में जरताशा, जेल वाला फारिस, अब का फारिस, उन सब में अगर कुछ मुश्तरक था तो वो जुमर थी। वहीं बाल, वहीं स्याह कोट, वहीं सफ़ेद लिबास। सब आगे बढ़ गए या पीछे रह गए, एक उसी की ज़िंदगी रुकी हुई थी। लॉन्ग टाइम फारिस। वेटर ने आकर मेन्यू कार्ड सामने रखे। जुमर ने कॉफ़ी मंगवाई, फारिस ने कुछ नहीं मंगवाया। तो क्यों मिलना चाहते थे आप मुझसे? उसकी आंखों में देखकर वो ठंडा सा बोली। आपके वालिद ने मुझसे कहा है कि मैं आपसे शादी कर लूं। उसके तासुरात देखने वो रुका। जुमर ने हल्के से इस्बात में सर को खम दिया। मुझे मालूम है, उन्होंने मिसेस कारदार के कहने पे ऐसा किया और मिसेस कारदार ने मेरे कहने पे। फारिस ने ताज्जुब से चेहरा ज़रा पीछे किया, पुतलियाँ सुकेड़ कर उसे देखा। उसकी आंखों में देखते जुमर ने अब्रू उठाई। क्यों, आपको क्या लगा था मैं झूठ बोलूँगी, अदाकारी करूँगी, ये जाहिर करूँगी कि आपको माफ़ कर दिया है या बेगुनाह समझती हूँ और दिल से इस शादी पे राज़ी हूँ? ज़रा से इस्तज़ा से नफ़ी में सर हिलाया। आप मुझे बिल्कुल नहीं जानते फारिस। वो पीछे को होकर बैठा, खोजती मुश्तबा नज़रों से उसे देख रहा था। उसे वाकई उम्मीद नहीं थी कि वो खुद ही अरशा का एतराफ़ कर लेगी। आपने मिसेस कारदार से ऐसा करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि मुझे चंद दिन पहले ये मालूम हुआ कि आपने मेरा रिश्ता मांगा था और मेरी अम्मी ने इनकार किया था। इससे पहले मैं इतने साल ये समझती रही कि आपने मुझे सिर्फ इस्तेमाल की शय समझकर इस्तेमाल किया, कोलेट्रल डैमेज। मगर अब मुझे पता चला है कि ये ज़ाती जंग थी, मैं मजलूम नहीं थी, इंतकाम लिया था आपने मुझसे।
वो खबरें पढ़ने के अंदाज में कह गई। कॉफ़ी आ गई तो उसने कप उठा लिया, जलता हुआ माया लबों से लगाया। अच्छा, फिर? वो चुपती आंखें उस पर मरकूज़ किए हुए था। और मैं ये भी जानती हूँ कि अब्बा तब से अब तक मेरी आपसे शादी करवाना चाहते हैं, तो मैंने मिसिस कारदार से कहा कि वो ऐसा करवा दें। मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। कॉफ़ी अच्छी है, सराह कर उसने कप वापस धरा। और किस लिए? जवाब में जुमर ने हल्के से शाने अचकाए। ये वाहिद तरीका है जिसके ज़रिए मैं आपसे आपके जुराइम का एतराफ़ करवा सकती हूँ, और मुझे यही करवाना है। तो अगर आप मुझसे इंतकामन शादी करना चाहती हैं तो मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि आपके बरक्स मैं कमर पे वार करने वालों में से नहीं हूँ। मैं आपको पहले से वार्न कर रही हूँ। मैं ये शादी आपसे एतराफ़ जुर्म के लिए कर रही हूँ, इसलिए आप चाहें तो ये शादी ना करें और मेरे अब्बा को इनकार कर दें। फ़ैसला आपका है। कप के मुंह पे अंगूठा फेरती वो कह रही थी। फारिस की आंखों में नागवारी उभरी। इस ऑप्शन का शुक्रिया। क्या मैं इस पोजीशन में हूँ कि जब वो अपने मुंह से कह चुके हैं तो मैं उनको इनकार कर दूँ? जुमर ने हल्के से कंधे उचकाए। मैंने आपको मतला करना था, कर दिया। मुझसे शादी करेंगे तो एतराफ़ जुर्म करना ही पड़ेगा एक दिन। आगे आपकी मर्ज़ी। कप उठाकर घूंट भरा। पुरसुकून मुतमईन आंखें फारिस पे जमी थी। फारिस आगे हुआ, मेज़ पे हाथ रखकर उसकी सिमत झुका। क्या आप मुझे चैलेंज कर रही हैं? सच्चाई बता रही हूँ। और ये सच्चाई कितने लोगों को मज़ीद बताने का इरादा है आपका? अगर आपने वो जुर्म नहीं किया तो आपको फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। कप परे करके उसने बैग की स्ट्रिप कंधे पे डाली, सर्द सा मुस्कुराई। और अगर आपको शादी पे कोई एतराज़ ना हो तो इतना ख्याल रखिएगा कि मेरे भतीजे और मेरे अब्बा इस मामले से बेखबर हैं। जो हमारे दरमियान डिस्कस हुआ है, इस समय उनको दुख नहीं पहुंचना चाहिए। श्योर। उसने तलखी से गर्दन को खम दिया। कोई और सवाल नहीं है तो मैं जाऊं? और पर्स थामे उठी, कुर्सी धकेली और जाने के लिए मुड़ी। सिर्फ एक सवाल मैम। वो जेब से वॉलेट निकालते उठा, सर झुकाए चंद नोट निकाले, मेज़ पे रखे और चेहरा उठाकर उसे देखा। वो पढ़कर सवालिया नज़रों से उसे देख रही थी। अगर मेरे खिलाफ इस सारी अनथक मेहनत के बाद आपको ये मालूम हुआ कि मैं बेगुनाह था तो क्या करेंगी आप? जुमर जो उसके मुखातिब करने पर रुकी थी, पर्स पे हाथ रख के खड़ी चंद लम्हे उसकी आंखों में देखती रही। हम दोनों जानते हैं कि आप बेगुनाह नहीं हैं। फिर मुड़ी और तेज़ तेज़ कदमों से बाहर की जाने बढ़ गई। उसके पास इस सवाल का जवाब ना था, या उसने सवाल सोचा ही नहीं था। फारिस कान की लौ मसलता सोचती निगाहों से उसे जाते देखता रहा। हो गिला किसी से क्यों, अपनी मात का हिजब, शह जो दिला दे वो अपने ही तो मोरे हैं। कसरे कारदार में उस रात डाइनिंग हॉल में खाना चुन दिया गया था और हाशिम खाली सरबराही कुर्सी के दाएं हाथ पहली कुर्सी पर बैठा नैपकिन फैला रहा था जब उसने लाउंज की सिम से जवाहरात को आते देखा। किसका फ़ोन था? जवाहरात पहले सरबराही कुर्सी पर बैठी, लिट उंगली से पीछे की, फिर कोनिया मेज़ पर रखी, दोनों हाथों को ऊपर तले रखकर थोड़ी उन पे जमाए मुस्कुराकर उसे देखा। वो स्याह पैंट के साथ सफ़ेद शर्ट में मलबूस सर झुकाए प्लेट अपनी तरफ कर रहा था। फारिस का चावल प्लेट में निकालते हाशिम ने नागवारी से सर झटका। इतना बुरा मुंह मत बनाओ। उसने बताया कि वो जुमर से शादी के लिए राज़ी है और ये कि मैं जुमर के वालिद को मतला कर दूं। क्या उसे ये इत्तला अपनी बहन को नहीं देनी चाहिए थी? उनको भी देगा। मुझे तो बस ये जता रहा था कि जुमर ने उसे बता दिया है कि उसने खुद ये बात शुरू करने के लिए मुझे कहा था। कांटे से चावल लबों तक ले जाते हाशिम ने रुक कर अचंभे से उसे देखा। जुमर ने उसे क्यों बताया? उसे मुझ पे एतबार नहीं है। उसे लगा होगा कि मैं इस राज को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हूँ, इसीलिए बता दिया। मुझे भी उसकी उम्मीद नहीं थी, मगर बहरहाल वो एक अक्लमंद औरत है। गहरी सांस लेकर जवाहरात ने सलाद के प्याले से चम्मच भरकर अपनी प्लेट में डाला। इंतकाम लेने के 1000 तरीके होते हैं। उसे फारिस से शादी करने की क्या ज़रूरत है? मुझे बिल्कुल भी ये सब पसंद नहीं आ रहा, वो नापसंदीदगी से कहता प्लेट पे झुके खा रहा था। तुम्हें क्या बुरा लग रहा है? वो शादी के बाद इधर अबरू से खिड़की की जानिब इशारा किया जिसके पार दूर सब्ज़ाजार अनेक्सी खड़ी थी। इधर आकर रहने लग जाएगी। सुबह शाम मुझे उसकी शक्ल देखनी होगी। नाकाबिले बर्दाश्त। मुंह में चावल रखे बरहम आंखों के साथ चबाता रहा। ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, तुम देखते जाओ। वो मुस्कुरा दी। शेरू कहाँ है? कल भी डिनर पे नहीं था। थोड़ी खामोशी के बाद हाशिम ने मुकाबिल रखी कुर्सी
को देखकर पूछा। दोस्तों के साथ बाहर है शायद। आपने पूछा नहीं ये कौन से नए दोस्त निकल आए हैं उसके? खुद ही तो कहते हो उस पर दबाव न डाला करूं, सो खामोश हूँ। हाशिम ने नैपकिन से लब थपथपाया और फिर उसे गोया मेज़ पे परे फेंका। जवाहरात ने चौंक कर उसे देखा। वो बरहम नज़र आ रहा था। वो अभी तक शहरी की वजह से ऐसा है। इस बात को 1.5 हफ्ता ही तो हुआ है, इतनी जल्दी कैसे संभलेगा? खैर तुम बात करके देख लो, क्योंकि जब मैं बात करूँगी तो फिर एक ही दफ़ा करूँगी। मुस्कुराते हुए मगर सर्द लहजे में कहकर वो खाने लगी। फिर कभी सही। हाशिम मेज से सेलफोन उठाता कुर्सी धकेल कर उठ खड़ा हुआ। अलबत्ता उसकी आंखों में हनूज गुस्सा और नागवारी मौजूद थी। अपार्टमेंट बिल्डिंग के उस फ्लोर पे मध्यम बत्तियां जल रही थी। सीढ़ियां वीरान थी। अलबत्ता लिफ्ट की बैरूनी स्क्रीन पे नंबर बदलता नजर आ रहा था। दफतन लिफ्ट उधर ही रुकी। दरवाजे सी की आवाज़ से खुले। अंदर से स्ट्रैप वाला बैग कंधे पे डाले, जीन्स टी शर्ट और उल्टी पी कैप वाला अहमद निकला। माथे पे कटे बाल अब के कैप के अंदर थे और लापरवाह चेहरे पे वही तासुरात थे जो हमेशा होते थे। लबों को गोल किए वो मध्यम सी सीटी बजाता अपने दरवाजे तक आया। चाबी लॉक में घुमाई, उसे खोलकर अंदर कदम रखा। राहदारी में उसी तरह सीटी बजाता आगे आया। लाउंज की मेज़ पे बैग रखा और कैप उतारी ही थी कि एकदम करंट खाकर 2 कदम पीछे हटा। किचन काउंटर के ऊंचे स्टूल पे फारिस उसकी तरफ पुश्त किए बैठा था। कूनियाँ काउंटर पे जमाए वो सॉफ्ट ड्रिंक के कैन से घूंट भरा था। ओह MG! अहमद ने बेयकीनी से उसे देखा, फिर पढ़कर राहदारी को और फिर हाथ में पकड़ी चाबियों को। क्या तुम मेरे घर का लॉक तोड़ कर अंदर आए हो? फारिस ने घूंट भरते भरते रुककर चेहरा घुमाया, छोटे से फ्लैट का जायजा लिया। ये घर है, कम अज कम जेल नहीं है, वो जलकर कहता काउंटर तक आया और खफगी से उसे देखा। फारिस उसी ग्रे पूरी आस्तीन की शर्ट में मलबूस था जो सहर पैर जुमर से मुलाकात में पहन रखी थी। मैंने पूछा, तुम मेरे अपार्टमेंट में दाखिल कैसे हुए? तमीज़ से, क्या तुम मुझे आप नहीं कहा करते थे? उसे घूर कर देखा और कैन ऊंचा करके आखिरी घूंट अंदर अंडेला। तब हम इतने बेतकल्लुफ़ नहीं थे। खुद ही शाने अचकाकर अपने सवाल पे लानत भेजता। वो फ्रिज तक आया और खोलकर अंदर झांका, फिर दरवाज़ा बंद करके बुरा मुंह बनाकर पलटा। आखिरी कैन तुम्हें ही मुबारक हो गाजी। अब बताओ मज़ीद कितना असला चाहिए? दूसरा स्टूल खींचकर उसके हमरा बैठा और रुख भी उसकी तरफ फेर लिया। जेल से निकलते ही फारिस ने उसे फ़ोन करके असला मंगवाया था जो उसने अरेंज करके दे भी दिया था। असला नहीं चाहिए। फिर मैं शादी कर रहा हूँ। खाली कैन मेज़ पे घुमाते उसने चेहरा मोड़कर अहमद को देखा। अहमद का पहले तो मुंह खुल गया, फिर उसने बंद कर लिया, फिर इस्बात में 2-3 दफ़ा सर हिलाया। गुड, मुबारक हो। फारिस ने अबरू उठाकर बस यही वाले अंदाज में उसे देखा। और क्या पूछूं? नाराज़ी से सर झटका, फिर छत को देखते ज़रा सा सोचा, वैसे कौन है ये बेचारी जिससे तुम शादी करने जा रहे हो? फारिस चंद लम्हे सोचता रहा, फिर गहरी सांस ली। चुड़ैल से ना करो भाई। अहमद ने नाक से मक्खी उड़ाई। अब इतनी कोई बुरी शक्ल की भी नहीं होगी जो उसे चुड़ैल कहा जाए। पता है ये सब लड़कियां। बोलते बोलते एकदम उसे ब्रेक लगी। स्टूल से झटके से उठा, नहायत बेयकीनी से फारिस को देखा जो हनूज बैठा कैन को हाथों में घुमा रहा था। वो चुड़ैल? ना करो यार, वो प्रोसिक्यूटर जुमर यूसुफ उसके कंधे को झंझोड़ता। वो वापस स्टूल पे बैठा, आंखें अभी तक बेयकीनी से फैली थी। मगर क्यों? दिमाग तो ठीक है, वो हैरान परेशान सा पूछे जा रहा था। दफतन डोरबेल बजी। खाना मंगवाया था, ले आओ, फिर बात करते हैं। उसने कैन डस्टबिन की जानिब उछालते दरवाजे की तरफ इशारा किया तो अहमद को चार न चार उठना पड़ा। 15 मिनट बाद वो दोनों लाउंज के सोफ़ों पे आमने सामने बैठे थे। मेज़ पे टेक लगाए डब्बे खुले पड़े थे और खाना ख़त्म हुआ चाहता था। मेरा मशवरा मानो तो फ़ौरन शादी से इनकार कर दो, वरना जो जुमर साहिबा तुम्हें बुरा फंसाएगी ना, याद रखोगे। फारिस ने बेजारी से नाक से मक्खी उड़ाई। नहीं कर सकता इनकार, उसके बाप के एहसान है मुझ पे। वो ना होते तो मैं यहाँ ना होता, और उनकी बेटी ना होती तो वाकई तुम यहाँ ना होते। बको मत। वो टिश्यू से हाथ साफ करता पीछे होकर बैठा, बाजू सोफे की पुश्त पे लंबा सा फैला लिया। ओपन किचन की सिम देखते वो कुछ सोच रहा था। वैसे एक बात सोचने की है, अगर उसको तुमसे
फारिस ने निगाहें उसकी जानिब फेर कर घूरा। अहमद रुका। अगर उनको तुमसे, तस्वीर करते बात जारी रखी, एतराफ़े जुर्म करवाना है या तुम्हें मुजरिम साबित करना है तो इसके लिए शादी करने की क्या ज़रूरत? मतलब ये काम तो किसी और तरीके से भी हो सकता है ना? मुझे मालूम है वो क्यों शादी करना चाहती है। जब आखिरी दफ़ा वो जेल में मुझसे मिलने आई थी तो उसने कहा था, अच्छा है, जेल तोड़ो और बाहर जाओ, दोबारा शादी करो और उस बीवी को भी मार दो। तुम वाइफ किलर्स की साइकी, पता नहीं कुछ ऐसा ही बोला था उसने। हल्के से सर झटका तो अहमद का मुंह खुल गया। तुम उनके नज़दीक वाइफ किलर हो और बीवी को कत्ल करने वाले हमेशा यही तो करते हैं। अहमद ने पुरजोश अंदाज में सोफे के बाजू पे हाथ मारा। वो पहले कत्ल के इल्ज़ाम से बच जाएं तो दोबारा शादी करते हैं और दोबारा कत्ल करते हैं दूसरी बीवी को। वो समझती हैं कि तुम उन्हें भी मारने की कोशिश करोगे और पकड़े जाओगे। नहीं, उसे अच्छे से पता है कि मैं उसे नहीं मारूंगा, मगर बाकी दुनिया को तो नहीं पता। मतलब? अहमद ने उलझकर उसे देखा। वो 2 उंगलियों से थोड़ी के बाल नोचते कह रहा था, वो मुझे जुमर यूसुफ के इरादा कत्ल के जुर्म में फंसाना चाहेगी। वो वाक़यात को अपनी मर्ज़ी से तरतीब देगी, ऐसे कि दुनिया मान ले। फारिस गाजी ने फिर से जुमर को कत्ल करने की कोशिश की है। इस दफ़ा लोग उसका यकीन कर लेंगे। अहमद दम बखुद बैठा सुन रहा था। ज़रा देर को खामोशी छा गई। फिर उसने गोया झरझरी ली, तुम सब कुछ जानते हुए भी उससे शादी कर रहे हो? अभी भी वक्त है यार, उसके बाप को इनकार कर दो या ये शहर छोड़कर चले जाओ। मगर फारिस ने नफ़ी में सर हिलाया। उसके पास मेरा जुर्म साबित करने का ये आखिरी रास्ता है। मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने का ये आखिरी रास्ता है। मैं उसको नहीं गंवाऊंगा। वो अपनी पूरी कोशिश कर ले, तब भी मुझे नहीं फंसा पाएगी। पिछली दफ़ा अगर वारिस के कातिल मुझे सेटअप करने में कामयाब हो गए थे तो वो मेरी गलती थी। वो अंगूठे के नाखून से थोड़ी मसलता मेज़ पे बिखरे डब्बों को देखता कह रहा था, मेरा भाई कत्ल हुआ था तो मुझे ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए थी, मगर मुझे लगा था। उसने तल्खी से मुस्कुराकर सर झटका कि मुझे कोई फंसा नहीं सकता। तब तक मैं लोगों को गिरफ्तार करता आया था, कोई मुझे कैसे गिरफ्तार कर सकता था? मगर इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा स्टिफनी, इस दफ़ा मैं तैयार हूँ। हतमी संगीन लहजे में कहकर उसे देखा और फिर उठ खड़ा हुआ। अहमद अभी तक फिक्रमंदी से उसे तक रहा था। मैडम, प्रोसिक्यूटर का कसूर नहीं है, फारिस ने अपके नरमी से उसे गोया तसल्ली दी। हाँ, वो तुम्हें फांसी पे लटका देगी, तब भी कहना उसका कसूर नहीं है। वो जी जान से जल गया था। ये मेरा कसूर है। मेरे भाई के दुश्मन और मेरे दुश्मनों ने मेरी वजह से मुझे फंसाने के लिए उसको ज़ख्मी किया। अगर वो मुझे मुर्दे इल्ज़ाम ठहराती हैं तो वो गलत नहीं है। चाबी और फ़ोन उठाकर वो राहदारी की जानिब बढ़ गया। मुझे पता है क्या लगता है। अकब से अमर की आवाज़ पे उसके कदम ठहरे। मुझे लगता है ये सब वो बहाने हैं जो तुमने घड़े हैं। उसके अब्बा के एहसान, अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका, उसके दुखों की वजह तुम्हारी ज़ात का होना। तुम बहाने, सब बहाने हैं गाजी। वो बिखरे डब्बे समेटता सर झुकाए कह रहा था। फारिस नहीं मुड़ा, वहीं रुका खड़ा रहा। आंखें बैरूनी दरवाजे पे लगी थी और गर्दन में डूबकर उभरती गिरटी वाज़े दिखाई दी थी। उसे पता था स्टिफनी क्या बकने वाला है। तुम उसे पसंद करते हो और उसे खोना नहीं चाहते, ये पहली वजह है। बाकी वजूहात इसके बाद आती हैं। बको मत, वो बिना पलटे मध्यम आवाज़ में बोला। तेज़ कदमों से बाहर निकला और दरवाज़ा ज़ोरदार ठा से बंद किया तो डब्बे इकट्ठे करते अमर के हाथ से कुछ गिरते गिरते बचा। आउच! उसने खफगी से राहदारी की सिम देखा। सच बोलने का तो ज़माना ही नहीं रहा स्टिफनी। अमर, नागवारी से तसल्ली करता वो उठ खड़ा हुआ। कितनी अजीब बात है जो ना चाहता था मैं, कितनी अजीब बात है जो ना चाहता था मैं। किस्मत से इस तरह का मुकद्दर मिला मुझे। यूसुफ साहब का बंगला रात के उस पहर खामोश और उदास पड़ा था। लाउंज की खिड़की से अंदर झांको तो सब तारीख था, सिवाय यूसुफ साहब की व्हील चेयर के, जिसे वो खुद चलाते राहदारी की सिमत ले जा रहे थे। सन्नाटे में पहियों की चैं चैं ने जैसे कोई मध्यम सा नोहा बुलंद किया। फिर उसमें जुमर के कमरे के दरवाजे की चिड़चिड़ाहट भी शामिल हुई, जिसे धकेल कर वो अंदर दाखिल हुए। वो जाए नमाज पे बैठी, दुपट्टा चेहरे के गिर लपेटे, सलाम फेर चुकी थी और अब दुआ मांगने की बजाय मखमली जाए नमाज पे उंगलियां फेरती। कुछ सोच रही थी। आहट पे चौंक कर गर्दन मोड़ी, उन्हें देखकर नरमी से मुस्कुराई और रुख उनकी सिमत फेरते हुए अकड़ों बैठकर घुटनों के गिर्द बाजुओं का हल्का बना लिया। फिर नरमी से पूछा,
आप सोए नहीं अभी तक? बड़े अब्बा ने नम आंखों से उसका चेहरा तका। स्याह दुपट्टे के हाले में वो गंदमी चेहरा था। खूबसूरत नहीं थी वो, मगर अच्छी शक्ल की थी। पुरकशिश और कुछ उसका ठंडा पुरसुकून अंदाज था जो उसे पुरकशिश बनाता था। वो भिगो भिगो कर और लपेट लपेट कर भी उसी ठंडे अंदाज में मारा करती थी, और अपनी नरमी और तलखी के बावजूद वो उनको बहुत प्यारी थी। तुम नाराज़ हो क्या? उन्होंने उसका सवाल शायद सुना ही नहीं, बस गीली आंखों से देखते अपनी पूछे गए। नहीं अब्बा, मैं क्यों नाराज़ होंगी? तुमने शादी से कहा कि तुम शादी कर लोगी फारिस से, क्या ये नाराज़ी में कहा? जुमर की आंखों में किरचियाँ सी उभरी, मगर वो उनको छुपाकर मुस्कुरा दी। जुमर से कोई ज़बरदस्ती करवा सकता है क्या? फिर बेटे तुम क्यों शादी कर लोगी उससे? तुम इनकार करना चाहती हो तो कर दो, मैं सारी बात यहीं ख़त्म कर दूंगा। वो भी पता नहीं कैसे मैं मिसेस कारदार की वजह से वो सब फारिस से बोल गया। शिकस्तगी से नफ़ी में सर हिलाते वो सख्त रंजीदा खाते लग रहे थे। उस रोज़ जिस शादी पे मैं सादी लोगों के साथ गई थी ना, उधर मैंने हमाद को देखा, किरण भी साथ थी और 2 बच्चे भी। वो उदासी से मुस्कुराकर कह रही थी। तब मैंने फ़ैसला कर लिया कि मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, वरना मैं सिर्फ खुद को और बाकी सबको नुकसान दूंगी। इसलिए अब मैं इस फैसले पे अमल दरामद करने जा रही हूँ ताकि हम सब की ज़िंदगी में बेहतरी आए। हम सब इस नासूर से जान छुड़ा लें जो 4 बरस कबल हमारी ज़िंदगी में आया था। वो तो ठीक है, मगर तुम दिल से फारिस से शादी पे राज़ी हो? मैं अपनी ज़िंदगी से ये नासूर उखाड़ फेंकने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ अब्बा। फारिस से शादी तो छोटी बात है। वो बहुत सबसे मुस्कुराती उसका नाम लेकर कह रही थी। और तुमने उसकी तरफ से अपना दिल साफ कर लिया क्या? उनके चेहरे पे उम्मीद जागी थी, फिर भी डरते डरते पूछा। घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बैठी जुमर ने सर इस्बात में हिलाया। मेरे ख्यालात उसके बारे में बिल्कुल क्लियर हैं। अगर कोई अबहाम था भी तो वो दूर हो चुका है। मैं उससे मिली थी शाम में, हम दोनों ने इस बारे में बात की, अपनी तरजीहात बताई और वो मेरी तरफ से मुतमईन था। जब भी उसने रजामंदी जाहिर कर दी। मैं ये नहीं कहती कि उसके मुतालिक मेरे दिल में कोई मैल नहीं, कोई बुग़्ज़ नहीं, मगर इतना कहूँगी कि इस शादी के बाद कम अज़ कम हम सब सच्चाई से वाकिफ़ हो जाएंगे। उसने सच सच सब बता दिया, मगर उसे मालूम था कि वो क्या बोल रही है और अब्बा क्या समझेंगे। अच्छा, तुम्हारी बात हुई है उससे? उन्होंने कदरे तसल्ली बख्श अंदाज में सर हिलाते हुए सिर्फ अपनी ख्वाहिश का मतलब समझा। जी बिल्कुल। उसने तहम्मुल से मेरी फीलिंग सुनी और फिर वो रजामंद हो गया। और अगर वो राज़ी है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं। मैं उससे शादी करके एक नए सफ़र का आगाज़ करना चाहूँगी अब्बा, और यही सफ़र हम सबको हकीकत पसंद बनाएगा। और फिर वो नरमी से मुस्कुराई। बड़े अब्बा ने बाजू बढ़ाकर उसका दुपट्टे में लिपटा सर थपका और हल्की सी मुस्कुराहट और ढेरों सुकून के साथ वापस पड़ गए। जब उनकी व्हील चेयर बाहर निकल गई तो जुमर की आंखों की नरमी अजीब सी तकलीफ़ में बदल गई। वो सुस्त रवि से उठी और दरवाज़ा बंद किया, फिर दरवाजे से कमर लगाकर चंद लम्हे खड़ी रही। कातलों को हम इसलिए सज़ा देते हैं अब्बा, ताकि वो मज़ीद मासूम लोगों की ज़िंदगियों से ना खेले। उस शख्स ने हमेशा उन्हीं को नुकसान दिया है जो उसके लिए अपनायत रखते थे, और अब आप सब उसके लिए अपनायत रखते हैं। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं अब्बा, ये हम सब के लिए है। हमें फारिस गाजी नामी नासूर को अपनी ज़िंदगियों से इसी तरह निकालना होगा। उदासी से सोचती वो दुपट्टे की तह चेहरे के गिर्द से खोलने लगी। इतना भी सब्र व शुक्र का कायल नहीं ये दिल, इतना भी सब्र व शुक्र का कायल नहीं ये दिल कि हर कैफियत में आपके गुण गाए जाएगा। अगली सुबह शहर पे पहले से भी गर्म तुलू हुई थी। छोटा बागीचा धूप में झुलस रहा था, घास दहक रहा था, फूल जल रहे थे। ऐसे में घर के अंदर कूलर की ठंडी नम हवा ने गर्मी को कम कर रखा था, और वक्फे वक्फे से उस कूलर से उड़ते पानी के छींटे कभी सामने बैठे फारिस को जा छूते तो कभी हनीन को आ लगते। नुदरत लैंडलाइन का रिसीवर कान से लगाए बात कर रही थी और टेक लगाकर टांग पे टांग जमाए बैठा फारिस, जिसका एक बाजू सोफे की पुश्त पे फैला था, उन्हें देख रहा था। मुकाबिल सोफे पे पैर ऊपर करके बैठी हनीन घुटनों पे आम की प्लेट रखे बेजार सी काशियाँ काट रही थी। जी, ये फारिस ने ही मुझसे कहा है बड़े अब्बा, नुदरत ने कहने के साथ फारिस को देखा। जी, वो इसी इतवार की बात कर रहा है। जी अब्बा, मैंने भी उसे कहा था कि इतवार में सिर्फ 3 ही दिन है, मगर उसका कहना है कि वो देर नहीं करना चाहता। आप जुमर से पूछकर बता दें,
अगर उसे कोई एतराज़ नहीं है तो। वो रुककर बात सुनने लगी। चेहरे पे सुकून और खुशी थी। जी अब्बा, ठीक है, मैं फारिस को बता देती हूँ। शुक्रिया अब्बा। फ़ोन रखकर वो उसकी जानिब मुड़ी। वो कह रहे हैं निकाह के लिए इतवार का दिन ठीक है, मान गए हैं। फारिस ने ताज्जुब से अब्रू इकट्ठे किए। अपनी बेटी से बात किए बगैर? उनका कहना है कि जब दूसरी तरफ से तारीख मांगी जाए तो इनकार नहीं करना चाहिए। पहले 2 दफ़ा भी तो यही हुआ था ना। अब वो डर गए हैं। मगर तुम मुझे बताओ, इतनी जल्दी मचाने की क्या ज़रूरत थी? वो फुर्सत से उसकी तरफ मतवज्जे हुई। ज़्यादा देर की तो शायद मैं अपना जहन बदल लूँ। हल्के से शाने अचकाकर वो कूलर की सिम देखने लगा। 2 दिन में क्या तैयारी होगी? माना कि सिर्फ घर के लोग होंगे, मगर कुछ तो करना ही होता है। अम्मी, मेरे कपड़े भी लेने हैं। हनीन ने काश खाते लुकमा दिया। मेरे कपड़े भी? अंदर से सैम ने गला फाड़कर पुकारा। हाँ, बस जुमर का ड्रेस लूँ ना लूँ, तुम लोगों की चीज़ें पूरी होनी चाहिए। उठो, नमाज पढ़ो। जलकर कहती घुटनों पे हाथ रखकर उठी और कमरे की तरफ चल दी। अभी भी वक्त है, इनकार कर दे मामू। हना ने संजीदगी से उसे मुखातिब किया। मैं सुन रही हूँ हनीन, फजूल बकवास मत किया करो। उठो, नमाज पढ़ो। अंदर से अम्मी की घसीली आवाज़ यहाँ तक आई, मगर वो सुकून से आम की काश को दांतों से मुंह के अंदर ले जाती रही। मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकता, उनके मुझ पे एहसान है। उसने आवाज़ धीमी कर ली। हनीन पीले रस वाले हाथों से छिलकों की प्लेट उठाए खड़ी हुई और किचन में चली गई। जब वापस आए तो हाथ मुंह धुला हुआ था। संजीदगी से उसे देखती उसके करीब सोफे पे बैठी। अम्मी से कह दें, वो इनकार कर देंगी। नया आइडिया पेश किया। क्यों चाहती हो मैं इनकार करूं? क्योंकि मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। आप गलती करने जा रहे हैं, वो आपको पसंद नहीं करती, फिर कैसे रहेंगे उनके साथ? तुम्हें लगता है मैं भूल गया हूँ जो उन्होंने मेरे साथ किया था? हनीन ने चौंक कर उसे देखा। क्या नहीं भूले? 4 साल। फारिस ने अंगूठा अंदर करके 4 उंगलियां उसे दिखाई। 4 साल उस औरत ने जो मेरे साथ किया, मुझे जिस तरह जलील किए रखा, पूरी दुनिया के सामने मुझे कातिल साबित करने की कोशिश की, मेरा साथ नहीं दिया, वो सब भूला नहीं हूँ मैं। और ये कहते हुए उसकी आंखों में सख्ती दर आई थी। हनीन बिल्कुल रुक कर उसे देखने लगी, फिर चेहरा नफ़ी में हिलाती पीछे हटी। तो आप ये शादी मजबूरी में, ज़बरदस्ती नहीं कर रहे? आप उनसे इंतकाम लेना चाहते हैं? उसकी आंखों में बेयकीनी फैली थी। नहीं, सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि वो क्या चाहती हैं। मगर हना ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। यू नो व्हाट मामू, आप ये शादी कर लें। आप दोनों एक दूसरे को डिज़र्व करते हैं। जलकर कहती वो उठ खड़ी हुई। फारिस हल्का फुल्का सा मुस्कुराया। उसे हना की बात ने लुत्फ दिया था। गर्दन उठाकर उसे देखा, जो पहले की तरह अब ऐनक नहीं लगाती थी। ऐनक वाली हना कहाँ गई? उसके चेहरे पे कुछ सोचते वो जैसे सोचने लगा। ऑपरेट करवा ली थी आंखें, अब तो ऐनक भूल भाल गई। उसने नज़रें चुरा ली, इधर उधर देखने लगी, फिर दोबारा उसे देखा तो हनूज पुरसोच नज़रों से उसका चेहरा तक रहा था। तुम में कुछ बदल गया है। चंद दिन लगे थे, मगर उसने भी भांप लिया था। और हनीन ने बेख्तियार सोचा कि पिछला 1.5 वर्ष ज़्यादा अच्छा था, जिसमें इतने रिश्तेदारों से मेल मिलाप नहीं हुआ और किसी ने उससे ये बात नहीं कही जो इन 2.5 हफ्तों में कई लोग कह चुके थे। वैसी ही हूँ, इतना ही खाती हूँ, इतना ही बोलती हूँ। आप बात को बदलने की कोशिश ना करें। खफगी से कहते उसने रिमोट उठाया ही था कि अंदर से अम्मी की चिंगार सुनाई दी। सैम, हनीन, मैं जूता उतारूंगी तो तुम लोग उठोगे नमाज के लिए? हनीन ने पैर पटक कर रिमोट रखा और गुस्से से बुड़बुड़ाई। पता नहीं इन ज़बरदस्ती की नमाजों का क्या फ़ायदा। और सर झटक कर कमरे की तरफ चली गई। फारिस टीवी की स्क्रीन को देखता कुछ सोचता रहा। एक शिकस्त के बदले मुझको सब के सब इल्ज़ाम न दो। एक शिकस्त के बदले मुझको सब के सब इल्ज़ाम न दें। कुछ कुछ तेरी बात है सच्ची, लेकिन पूरी ठीक नहीं। अगली सुबह कसरे कारदार पे सुनहरे पर फैलाए यूँ रोशन हुई कि बरामदे के ऊंचे सफ़ेद सतून सोने की मानित चमकने लगे। ऐसे ही एक सतून के साथ हाशी मोबाइल पे बटन दबाता चला आ रहा था। ग्रे पिन स्ट्राइप सूट में मलबूस, बाल जेल से पीछे किए, वो ऑफिस के लिए तैयार था। साथ चलती जवाहरात ने मुस्कुराकर उसे देखा। वो कोई मैसेज टाइप करते ऊपरी जीने पे रुका था। नीचे सब्ज़ा जार पे कार तैयार खड़ी थी। एक मुलाजिम ने ब्रीफ केस अंदर रख दिया था, दूसरा दरवाज़ा खोले खड़ा था। पैगाम भेजकर उसने मुस्कुराकर माँ को देखा। आप आराम से आएंगी ऑफिस? 10 बजे तक। शेरू को लेकर आइएगा। मैं फ़ोन की बजती घंटी पे वो रुका। 1 मिनट का इशारा किया और फ़ोन कान से लगाया। हाँ बोलो। अच्छा, हाँ ठीक है।
तुम मैरी एनजीओ को दे दो काम, वो संभाल लेगी। फ़ोन बंद करके जवाहरात का गाल चूमने आगे बढ़ा कि वो झटके से पीछे हटी। हाशिम पहले हैरान हुआ, फिर जवाहरात की बेयकीनी से फैली आंखों को देखा तो गहरी सांस लेकर सर झटका। मुझे इस शादी वाले मामले ने मसरूफ़ कर दिया, वरना मैं आपको बताने वाला था। क्या तुमने कहा? मैरी एनजीओ। वो शशदर सी उसे देख रही थी। अब तक आपका गुस्सा ठंडा हो जाना चाहिए। क्या तुमने कहा? मैरी एनजीओ। वो मुस्तरिब मगर बुलंद आवाज़ में बोली। मैंने उसे डिपोर्ट नहीं करवाया, उसकी एजेंसी से भी बात नहीं की। आपसे कहा था करूँगा मगर नहीं किया। मुझे फैक्ट्री में कुछ लोगों की निगरानी करवानी थी। मैरी से बेहतर ये काम कोई नहीं कर सकता, सो मैंने उसे रोक लिया। तुम ये कैसे कर सकते हो हाशिम? जवाहरात का इज़्तिराब गुस्से में ढलने लगा। क्या तुम भूल गए उसने मेरा नेकलेस चुराया था? वही नेकलेस जो 1.5 हफ्ते से शादी के पास है। बात चोरी की है, उसने एतराफ़ी जुर्म भी कर लिया था। यही बात उसको ज़्यादा काबिल एतबार बनाती है मम्मी। उसने चोरी की मगर फिर झूठ नहीं बोला। वो कितने साल हमारे ख़ानदान के साथ वफादार रही है। उसका बच्चा बीमार था इसलिए उसने ये कर दिया। तुम कैसे उसको दोबारा काम पे रख सकते हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो अब तक बेयकीन थी। रिलैक्स मम्मी, सिर्फ 1 हफ्ते की बात है, मेरा काम हो जाए मैं उसे वापस भिजवा दूंगा। वो फिर कोई ऐसी हरकत करेगी हाशिम, तुम्हें उस पर एतबार नहीं करना चाहिए। क्यों फिक्र करती हैं? हाशिम सब संभाल लेगा, सिर्फ 1 हफ्ता ही तो है। मम्मी उसके कंधे के गिर्द बाजू रखकर गोया तसल्ली दी और मुस्कुराकर अलविदाई कलमात कहता बरामदे के जीने उतरने लगा। जवाहरात सफ़ेद परेशान चेहरा लिए खड़ी इज़्तिराबी अंदाज में लॉकेट उंगली पे लपेट रही थी। 1.5 साल लगा उसे हाशिम की वफादार मुलाजमा का भरोसा तोड़ने में। इतनी मुश्किल से ऐसे उससे जुर्म करवाया कि उसके फरिश्तों को भी इल्म ना हो सका कि उसका असल जुर्म क्या था। और इस सब के बावजूद भी वो इसी शहर में थी, मगर वो खुल्लम खुल्ला उसकी मुखालफत भी नहीं कर सकती थी। हाशिम को शक हो गया तो नहीं। वो नफ़ी में सर हिलाती अंदर की तरफ मुड़ गई। हाशिम की कार जब मरकज़ी गेट तक आई तो एक दूसरी कार अंदर दाखिल हो रही थी। ड्राइविंग स्टीयरिंग के पीछे बैठी शहरीन का चेहरा देखकर हाशिम के माथे पे बल पड़ गए। एक इशारा ड्राइवर को किया, दूसरा मुकाबिल कार में मौजूद शहरीन को। ड्राइवर ने कार साइड पे लगा दी और बाहर निकल गया। चंद लम्हे बाद पिछली नशिस्त का दरवाज़ा खोलकर शहरीन साथ बैठी। वो सुबह की मुनासबत से सफ़ेद बिना आस्तीन की ऊंची कमीज़ और बेज ट्राउज़र में मलबूस थी। सुनहरे बाल, चूंच की सूरत चेहरे के अतराफ में आते, साइड की मांग और सुनहरे चेहरे पे शदीद फिक्रमंद सी कैफियत। मैं तुम्हें 3 दिन से कॉल कर रही हूँ, तुम अटेंड नहीं कर रहे। उसकी तरफ चेहरा करके बैठी मुस्तरिब सी कहने लगी। हाशिम मैं सोनिया की माँ हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं उसके बगैर कैसे रहूँगी। वो सर झुकाए मोबाइल पे बटन दबा रहा था। आखिरी बात पे हाथ रुका, सख्त निगाहें उठाकर उसे देखा। तुम्हें यहाँ इसलिए बिठाया है ताकि मुलाजमों के सामने तमाशा ना बने। शहरीन ने बेख्तियार चेहरा मोड़कर देखा। दूर खड़ा ड्राइवर, दाखिली गेट पे मामूर सिक्योरिटी एहलकार। तुम्हारे पास 5 मिनट हैं, जिनमें से 2 तुम ज़ाया कर चुकी हो। जो कहना है कहो, और 6ठे मिनट से पहले तुम्हें मेरी कार से बाहर होना चाहिए। मैंने फ़्लाइट आगे करवा ली है, सोमवार और मंगल की दरमियानी रात को जाना है, सिर्फ 1 महीने के लिए। प्लीज़ सोनी को मेरे साथ जाने दो। सोनी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, बात ख़त्म। तने अबरू और खुश्क लहजे के साथ उसने कहा तो शहरीन के चेहरे की परेशानी बढ़ गई। हाशिम, 1 हफ्ते से मैंने सोनी को देखा तक नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे घर है। वो अपने बाप के घर है और अब यही रहेगी। मैं उसकी माँ हूँ। ये बात तुम्हें मेरे खिलाफ उस लड़के की मदद करने से पहले सोचनी चाहिए थी। तलखी से कहते हाशिम ने उसे सर से पाँव तक देखा। उसने हाशिम और अपने दरमियान सीट का फैब्रिक बेबसी से भींचा। वो मेरा दोस्त है, वो मेरे कहीं काम कर चुका है, मैं सिर्फ उसका फेवर लौटा रही थी। वो तुम्हारा दोस्त है, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो तुम्हारे खिलाफ कुछ कर रहा होगा। मैं तो उसे कोई एडवेंचर समझी थी। हर चीज़ एडवेंचर नहीं होती शहरी, दुरुस्ती से कहते उसने दूर खड़े ड्राइवर को इशारा किया। उसे कहो जो उसने मेरा चुराया है वो वापस कर दे, तो मैं सोनी को तुम्हारे साथ जाने दूंगा, वरना नहीं। वो तो मुझसे बात भी करने का रवादार नहीं। वो तुम्हारे 5 मिनट तमाम हुए, अब जाओ। और मोबाइल उठाकर बटन दबाने लगा। शहरीन बेबसी से उसे देखती रही, फिर दरवाजे की तरफ मुड़ी, उसे खोला और हील वाला पैर ज़मीन पे रखा ही था कि सर झुकाए मोबाइल पे बटन दबाता हाशिम धीमे से बोला, और वो मेरा दोस्त नहीं है। हाशिम के दिल से जो उतर गया सो उतर गया।
शहरीन एक पाँव रविश पे रखे दरवाजे पकड़े। चंद लम्हे को बिल्कुल सुन सी रह गई। गले में आंसुओं का गोदा सा फंसा, मगर फिर आंखों की नमी अंदर जज्ब करके वो गर्दन कड़ाकर बाहर निकली और दरवाज़ा दे मारने वाले अंदाज में बंद किया। कार जन से आगे बढ़ गई तो वो मुड़ी। पथरीली सड़क ऊपर जाती थी और उठान पे कसरे कारदार था। पुरअज़म आंखों से उसने उस ऊंचे महल को देखा और कदम कदम ऊपर चढ़ने लगी। इस घर में अभी एक और शख्स था जो उसकी मदद कर सकता था। यूसुफ साहब के बंगले में वो सुबह पहले से ज़्यादा मसरूफ़ तुलू हुई थी। लाउंज में बड़े अब्बा व्हील चेयर पर बैठे बार बार फिक्रमंद निगाह उठाकर जुमर के कमरे की सिम देखते थे, जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। फजर के साथ ही ये हलचल शुरू हो चुकी थी और अब तक जारी थी। सदाकत, ये बॉक्स पकड़ाओ। सदाकत, ये किताबें इस कार्टन में डालो। सदाकत, ये गैरेज में रखाओ। साथ में जुमर की हदायत भी सुनाई दे रही थी। बड़े अब्बा खामोशी मगर बेचैनी से राहदारी पे निगाहें मरकूज़ किए बैठे उस दूसरे जूते का इंतज़ार कर रहे थे जो जुमर नहीं फेंक रही थी। दफतन वो आती दिखाई दी, रफ कपड़ों में मलबूस, बालों का जूड़ा बनाए, दोनों हाथों में खाकी कार्टन पकड़े। उसने लाउंज के फर्श पे कार्टन धरा और सोफे पे बैठ गई। सदाकत, कार्टन का 4 टुकड़ों वाला ढक्कन बंद करते उसने आवाज़ दी। वो भागा आया, साथ ही डक्ट टेप और कैंची उसे थमाई। इसमें मेरे अहम डॉक्यूमेंट्स हैं। जब फारिद साहब के घर जाओ तो उनको मेरे दूसरे सामान के ऊपर रखना, किसी चीज़ के नीचे ना दे देना। टेप से ढक्कन को सील करते वो सादगी से हदायत दे रही थी। जी बाजी, वो ताबेदारी से सर हिला रहा था। जब कार्टन बंद हो गया तो उसे उठाकर गैराज में रखने चला गया। वो उठकर कमरे में वापस जाने लगी कि अभी और बहुत काम रहता था। तुम ये किन कामों में लगी हो? वो उकता चुके थे। जुमर गहरी सांस लेकर उनकी तरफ मुड़ी। आपने खुद ही कहा कि संडे को मेरी शादी है, तो अपना सामान पैक कर रही हूँ। क्या तुम्हें बुरा लगा है? अगर कोई एतराज़ है तो बताओ। मैं अब्बा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, परेशान मत हो। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे जल्द शादी से कोई मसला नहीं, मुझे बस आपकी फ़िक्र है। मैं शादी के घर चला जाऊँगा, ये घर महीने के आखिर तक खाली कर दूँगा और सब कुछ समेटना तो मुझे ही है ना। नरमी से मुस्कुराकर उनके कंधे पे हाथ रखा। तुमने अपने कपड़े नहीं लिए? उनकी परेशानी ख़त्म नहीं हो रही थी। भाभी ने कहा था वो शाम को आएंगी और हम इकट्ठे जाकर ले लेंगे। वो नरम आंखों से मुस्कुराती रसान से बता रही थी। बड़े अब्बा ने मुतफक्किर नज़रों से उसका चेहरा खोजा। मगर तुम इस जल्द शादी से खुश तो हो ना? अब्बा, जो बाद में होना ही है तो उसे अभी कर लेना चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मैं अब अपने कपड़े पैक कर लूँ? उनकी तसल्ली करवा के वो आस्तीन फोल्ड करती राहदारी में आगे चलती गई। अब्बा ने बस सर हिला दिया। वो कमरे में आई और खुले सूटकेस को देखा जिसके साथ हैंगर्स में टंगे कपड़े पड़े थे। उसने उन हैंगर से उतार कर तय करना शुरू किया। तभी राहदारी में कदमों की आवाज़ आई। सदाकत, ये जो शॉपर्स हैं इनको, मसरूफ़ अंदाज में कहते हुए उसने सर उठाया तो यकदम मुंजमद हो गई। चौखट में सदाकत खड़ा था, सर झुका था, ज़रा शर्माता, ज़रा हिचकिचाता। 2 हाथों में खाकी लफाफे में लिपटा हुआ कुछ पकड़ रखा था। वो बिल्कुल ठहर कर उसे देखने लगी। बाजी, वो जी मेरी चाची आई थी ना उस दिन गांव से, कल वो फिर आई थी। उसको बताया था कि बाजी की शादी होने वाली है, ये वो गांव से लाई थी आपके लिए। वो कदम कदम चलता उसके करीब आया और खाकी लफाफे में लिपटी शय बढ़ाई। ये जुमर ने उसे थामा और लफाफा हटाकर देखा। अंदर शीशों और कढ़ाई वाली शॉल थी। हमारे यहाँ जी बेटियों को शादी पे ये ज़रूर दी जाती है, तो मैंने चाची से कहा कि एक बाजी के लिए भी ले आए। उंगलियां मरोड़ कर, सर झुकाए, शर्मा शर्मा कर सदाकत कह रहा था और जुमर बस हाथ में पकड़ी शॉल को देख रही थी। ये बहुत खूबसूरत है सदाकत। वो बामुश्किल फीका सा मुस्कुराई। चाची को शुक्रिया कहना, मगर तुमने खामखा इतना खर्चा किया। मेरी शादी, हलक में कोई फंदा सा लगा, कोई आम शादियों की तरह थोड़ी है। पर बाजी, शादी तो एक ही दफ़ा होती है, जैसे भी हो। उसने कोई फ़लसफ़ा घड़ना चाहा मगर नहीं घड़ पाया, सो जल्दी से शॉपर्स उठाने लगा। इनको बाहर रखा था जी। वो चला गया और जुमर खड़ी उस शॉल को देख रही थी। आंखों में किरचियाँ सी चुभ रही थी, तकलीफ थी। फिर शॉल हाथों में पकड़े वो एकदम बाहर निकली। राहदारी में वो ठहरी। अब्बा व्हील चेयर पर बैठे टीवी देख रहे थे। अब्बा, मैं ये शादी नहीं करूँगी, ये असली शादी नहीं है, मैं सिर्फ इसको बर्बाद करना चाहती हूँ।
वो इतना हल्का बुड़बड़ाई कि खुद को भी सुनाई ना दिया। अब्बा तो काफ़ी दूर थे। फिर यकायक उन्होंने गर्दन मोड़ी तो देखा वो राहदारी में खड़ी पैकेट हाथों में पकड़े उन्हें देखे जा रही है। कोई बात है तुमर? वो जी, मैं सर हिलाती करीब आई, उनके बिल्कुल मुकाबिल आ खड़ी हुई। कहने के लिए होंठ खोले फिर बंद कर दिए। अभी फारिस का फ़ोन आया था। वो उसे खामोश देखकर खुद ही बताने लगा। उसने कहा कि कारदार ख़ानदान में से किसी को शादी पे ना बुलाया जाए। गो कि मैं मिसेस कारदार को मधु करना चाहता था, मगर मैंने फिर भी फारिस की बात मान ली। वो समझदार है, कुछ सोच कर कह रहा होगा। आपने वजह नहीं पूछी? सुमर के चेहरे की फिक्रमंदी और बेचैनी अब कदरे ठंडे तासुरात में ढलने लगी थी। कोई भी वजह हो, मुझे फारिस पे भरोसा है। वो गलत फैसला करके मुझे मायूस नहीं करेगा। तुम कुछ कह रही थी? उन्हें दोबारा ख्याल आया कि वो इधर क्यों आ खड़ी हुई। जुमर ने गहरी सांस ली। जी, मैं ये दिखाने आई थी। देखिए सदाकत क्या लाया मेरे लिए। ठंडे नरम अंदाज में कहती वो पैकेट खोलकर उनको दिखाने लगी। सदाकत अंदर आया तो वो दोनों शॉल खोलकर देखते उस पर तबसरा कर रहे थे। वो शर्माकर किचन की तरफ बढ़ गया। कोई तावीज़ हो रद्द बला का, मेरे पीछे मोहब्बत पड़ गई है। शहरीन च्युइंगम चबाती आंखों पर डार्क ग्लासेस लगाए गर्दन कड़ा कर चलती कसरे कारदार में दाखिल हुई तो सामने लाउंज की ऊंची कुर्सी पर जवाहरात को बैठे देखा, जो मलका की शान से बड़ा जमान घुटनों पे रखा अखबार खोले देख रही थी। आहट पे निगाहें उठाकर देखा, सामने शहरीन खड़ी थी। गुड मॉर्निंग मिसेस कारदार। सोनी कहाँ है? सनग्लासेस ऊंचे करके बालों पे चढ़ाते उसने इधर उधर देखते पूछा। ये शादी को लैपटॉप का पासवर्ड देने के बाद पहली दफ़ा था जब वो उस घर में दाखिल हुई थी और इसीलिए जवाहरात से निगाहें मिलाने से एतराज़ कर रही थी। अपने कमरे में, और यकीनन तुम इस बात से वाकिफ़ होगी कि सोनी को यहाँ से लेकर नहीं जा सकती। वो फिर से अखबार पढ़ने लग गई। शहरीन ने सुलगती नज़रों से उसे देखते जैसे बहुत जब्त किया। बिल्कुल। हल्के से कंधे अचकाए और सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। हील की टिक टिक हर जीने के साथ ऊपर चल दी गई। जवाहरात मुस्कुराते हुए अखबार पढ़ती रही। ऊपर रेलिंग के साथ खड़ी शहरीन ने नीचे देखा, ज़रा सा मुस्कुराई और फिर पूरे एतमाद के साथ नौशेरवा के कमरे के बंद दरवाजे पे मुट्ठी से दस्तक दी। निगाहें नीचे बैठी जवाहरात पे मरकूज थी, जिसने यकीनन दस्तक के महल्ले वकू का अंदाज़ा कर लिया था, मगर कोई रद्द अमल नहीं दिखाया। शेरू, दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। तीसरी दस्तक के बाद उसने पुकारा, तभी दरवाज़ा खुल गया। सामने नौशेरवा खड़ा था, ट्राउज़र और शर्ट में, बाल उड़े उड़े से थे, आंखें सुर्ख हो रही थी। वो नींद से जागा था और शहरी को देखकर पूरा जाग गया था। वो कुछ कहे बिना अंदर चली आई, गर्दन घुमाकर कमरे का जायज़ा लिया और फिर आराम से एक काउच पे बैठ गई। टांग पे टांग जमाए पैर झलाते हुए शेरू को देखा। फ्रेश होकर आ जाओ, हमें बात करनी है। अंदाज नरम मगर तहक्कम से भरपूर था। वो जस बुस्सा उससे देखता बाथरूम की तरफ चला गया। सोनिया वाले मामले में मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, आपको मुझसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। चंद मिनट बाद उसके सामने बैठ के किनारे पे बैठा दुल्हे दुलाए चेहरे वाला शेरू अबरू तने कदरे खुश्की से कह रहा था। अलबत्ता चेहरे की खुश्की ज़बरदस्ती थी। बार बार वो नरमी में ढलने लगती और वो उसे फिर से गुस्से और नागवारी में लपेटता। काहे बगाए निगाहें उठाकर शहरीन के खूबसूरत सुनहरे चेहरे को भी देख लेता। वो उसी एतमाद और इत्मीनान के साथ उसके सामने बैठी थी। नाराज़ तो मुझे तुमसे होना चाहिए, मगर तुम मुझसे क्यों खफा हो? जो आपने शादी के साथ मिलकर किया उसे अभी चंद दिन ही हुए हैं। अखड़े अखड़े लहजे में कहते वो इधर उधर देख रहा था। तुम इस किस्म के इंसान तो नहीं थे शेरू कि शहरी की कोई बात ही ना सुनो। मैं हाशिम को असल वजह ना बताऊं, मगर तुम्हें इतना तो मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे पूछने पे मैं ज़रूर बताती। असल वजह? शेरू ने चौंक कर उसे देखा। शहरीन की आंखों में अफसोस उतरा। तो क्या तुमने एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि तुम्हारी तरह मैं भी इस्तेमाल की जा सकती हूँ? मैं भी ये करने पे मजबूर हो सकती हूँ। मुझे तुम्हारी खुदगर्जी पे अफसोस हो रहा है। और फिर एकदम वो उठ खड़ी हुई। जब तुमने मेरी मजबूरी समझी ही नहीं तो मेरे बताने का कोई फ़ायदा नहीं। तुमने तो मुझे सख्त मायूस किया है शेरू। और वो तासुब से कहती दरवाजे की तरफ बढ़ी। नौशेरवा हड़बड़ा कर उठा। नहीं प्लीज़, आप जाइए मत, मुझे बताइए तो सही कि असल बात क्या है। सारी अकड़, नाराज़ी, गुस्सा उड़न-छू हो गया और वो एकदम परेशान हो गया था। वो उसकी तरफ घूमी, सख्त नज़रों से उसको सर से पाँव तक देखा। मैं क्यों बताऊँ तुम्हें? तुम कौन सा मेरा यकीन करोगे? तुम भी शादी की तरह मुझे जलील ही करोगे। खफकी से कहती वो खुद ही बैठ गई। अब के नौशेरवा उसके सामने बैठा तो ज़रा मुतफक्किर होकर बैठा था। सादी ने आपको? उलझते हुए उसने पूछा। मैंने उस दिन सादी को अपना दोस्त कहा जब तुम और हाशिम सोनी को ड्रॉप करने आए थे।
गलत कहा था मैंने, इसलिए ताकि उसे असल बात न बतानी पड़े। कहते हुए उसने गहरी सांस खारिज की, थोड़ी तक आते बालों की चूंच नुमा लेट उंगली से पीछे हटाई। वो अचंभे मगर तवज्जो से उसे देख रहा था। सादी मेरा दोस्त नहीं है, तुम मुझे जानते हो। मैं और तुम ऐसे लड़के को कैसे अपना दोस्त बना सकते हैं? उसने कहते नागवारी से नाक से मक्खी उड़ाई। उसके पास मेरी एक वीडियो थी, एक पार्टी की वीडियो। अब तफसील मत पूछना, बस वो वीडियो मुझे स्कैंडलाइज कर सकती थी। मैंने उसे कहा कि वीडियो उस क्लब के सिस्टम से मिटा दो, मगर वो इतनी आसानी से मिटाने वाला नहीं था। मुझसे 5 लाख लिए इस काम के और कहा कि बदले में एक फेवर मांगूंगा। मुझे क्या पता था कि वो बदले में मुझे तुम्हें इस्तेमाल करने को कहेगा। नफ़ी में सर हिलाते उसने आंखें बंद करके माथे पे उंगलियां रखी। नौशेरवां बिल्कुल सांस रोके सुन रहा था, दम बखुद। मैं तो उससे मिलती भी नहीं थी। मुझे मॉल में जा लिया उसने सोनी की पार्टी की सुबह और बोला कि ये काम कर दो। मैंने इनकार किया तो उसने कहा, क्या मैंने भी ऐसे ही इनकार किया था आपका काम करते वक्त? ये एक धमकी थी, अगर मैं इनकार करूँगी तो मेरी वीडियो लीक करके मेरा स्कैंडल बनाएगा। इसके बाद सोनी को हाशिम मेरे साय से भी दूर कर देगा। मैं तुम लोगों से कभी नहीं मिल सकूँगी। और शेरू के चेहरे को देखती वो दिल गिरफ्ती से कह रही थी, लफ्ज़ तुम लोगों पे। नौशेरवां की आंखों में हैरत बरहमी में बदलने लगी। उस बरहमी में सादी के लिए नफ़रत और शेरी के लिए हमदर्दी थी। वो आपको ब्लैकमेल कर रहा था तो मुझे या हाशिम भाई को क्यों नहीं बताया? हस्बे आदत वो भड़क कर आगे हुआ, गोया उठने को तैयार हो। शहरीन ने गड़बड़ाकर दरवाजे को देखा, जिसके पार नीचे जवाहरात अखबार पढ़ रही थी। उसे लम्हे भर को डर लगा कि ये घामड़ अगर दनदनाता हुआ बाहर निकल गया तो सारी कहानी गई फ्लॉप। हाशिम मेरा कुछ नहीं लगता शेरू, उसने बज़ाहिर बहुत ज़ब्त से कहा, मगर बड़ी बड़ी सब्ज लेंस लगी आंखों में आंसू आ गए। हाशिम मेरा शौहर नहीं है। ऐसे लड़कों से सिर्फ आपके शौहर प्रोटेक्ट करते हैं, आपको और मेरा कोई शौहर नहीं है। मैं सीने पे उंगली रखकर भराई हुई आवाज़ में बोली, मैं अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। सांस नाक के जरिए अंदर खींचा, उंगली से आंख का किनारा साफ किया। मुझे टिश्यू ला दो, मैं पता नहीं क्यों इमोशनल हो रही हूँ। गीली आवाज़ से हंसने की नाकाम कोशिश करते उसने चेहरा परे फेर लिया, गोया आंसू छुपाना चाह रही हो। नौशेरवां फ़ौरन उठा और बेड साइड टेबल से टिश्यू का बॉक्स उठाकर उसके सामने किया। आप? उसे समझ नहीं आया कि क्या कहें। थैंक यू, उसने आंखें थपथपाकर साफ की और चेहरा उसकी तरफ फेर कर मुस्कुराई। मैं तुमसे हमदर्दी लेने नहीं आई थी, ना इसलिए आई हूँ कि तुम हाशिम से सोनिया के लिए बात करो, बल्कि मैं तो कहूँगी कि तुम इससे कोई बात ना करो। मैं तुम्हें मज़ीद तकलीफ़ में नहीं डालना चाहती, बस तुम मेरी तरफ से दिल साफ़ कर लो। वो उठ गई, पर्स की लंबी जंजीर कंधे पे डाली, हल्का सा नौशेरवां के कंधे को थपथपाया और बाहर निकल गई। वो बिल्कुल गुमसुम सा बैठा रह गया। सोनी के कमरे की तरफ जाते वो रेलिंग पे रुकी, चेहरा झुकाकर नीचे झांका। जवाहरात अब उधर नहीं थी। वो मुस्कुराई और पूरे करोफर और उठी गर्दन के साथ आगे बढ़ गई। कातिल से इश्क भी, मकतूल से हमदर्दी भी, तू भला किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा? हाशिम कारदार के ऑफिस में एसी की खनकी और ठंड फैली थी और वो कोट में मलबूस पावर सीट पे बरजमान मोबाइल कान से लगाए सामने रखी फाइल के सफ़े पलटाते कह रहा था, बड़े हो जाओ शेरू, वो झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। उकताकर उसने शेरू की कहानी दरमियान से काटी। वो उसकी टांग जितना लड़का उसे ब्लैकमेल करेगा। 5 साल गुजारे हैं मैंने उस औरत के साथ, यहीं गई होगी अपने मसले उसके पास लेकर। मगर भाई वो सादी है ही। नौशेरवां, जिसकी शहरीन के लिए नरम आवाज़ सादी के नाम पे बरहमी से कांपने लगती, ने मज़ीद कुछ कहना चाहा, मगर हाशिम मसरूफ़ था और बेजार भी। सादी को मैं संभालूंगा, तुम बस शहरी से दूर रहो। मगर आप सोनिया को? वो तुम्हें दूसरी दफ़ा बेवकूफ़ बना रही है शेरू। पहली दफ़ा उस पर लानत, दूसरी दफ़ा तुम पे। लहजे में बेजारी और गुस्सा दराने लगा। और अब तुम अगले आधे घंटे में मुझे ऑफिस में नज़र आओ। मोबाइल बंद करके मेज़ पे डाला और खफगी से मुंह में कुछ बुड़बड़ाते कलमदान से कलम निकालकर कागजात पे दस्तखत करने लगा। काम ख़त्म करके फ़ाइल बंद की और इंटरकॉम उठाया। हलीमा, खाबर ऑफिस में है? जी, वो शायद निचले फ्लोर पे हैं। उसे मेरे पास भेजो। रिसीवर रखते रखते वो रुका।
वो उस लड़के सादी यूसुफ का कोई फ़ोन आया? सर मैंने 2 दिन पहले दोबारा उनको कॉल की थी। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते आएंगे। वो दिन नहीं बताया। मैं उनको कॉल करूं? वो खुद करेगा। बहरहाल जब कहे वक्त और दिन मत देखना, उसे आने का कह देना। रिसीवर रखकर उसने टेक लगा ली और कुछ सोचते हुए ऊपर छत को देखने लगा। खावर अंदर दाखिल हुआ तो वो सीधा हुआ, संजीदा ठंडे तासुरात से उसे देखा। वो स्याह कोट और पैंट में मलबूस, ऊंचा लंबा सा था, टाई नहीं बांधता था, बाल और मूछें दोनों स्याह थे, रंगत सावली और नक्श मुतनासिब थे। हाथ बांधे संजीदगी से चलता वो सामने आया। वो मिला जो मैंने तलाश करने के लिए कहा था? खावर की आंखों में मायूसी दर आई, नफ़ी में गर्दन हिलाई। नो सर, अभी तक तो उस लड़के के बारे में कोई डर्ट नहीं मिला। हाशिम कदरे बरहमी से आगे को हुआ। तो तुम इतने दिनों से क्या कर रहे हो? वो कुछ दिन बाद मेरे सामने इधर खड़ा होगा और अगर मेरे पास कोई लिवरेज ही नहीं होगा उसके खिलाफ तो मैं उसे कैसे संभाल लूँगा? सर मैंने पूरी कोशिश की मगर वो हर तरह से साफ़ है। अपने ख़ानदान का वो फेवरेट है तो दोस्तों का आइडियल। किसी को कोई काम हो तो सादी यूसुफ है ना, वो नागवारी से कह रहा था। मोहल्ले का चौकीदार रखना हो या गली में स्पीड ब्रेकर लगवाना हो, हमसायों के लड़के फ़ौरन उसी के पास जाते हैं। बेहतरीन स्टूडेंट और जॉब पे एक ईमानदार और मेहनती एम्प्लॉय। उसका कोई डर्टी सीक्रेट नहीं मिला मुझे। वो लड़का गोया फरिश्ता है। हाशिम हल्का सा मुस्कुराया, सर्द तल्ख सी मुस्कुराहट। नफ़ी में सर हिलाया और मेज़ पे रखा पेन उंगलियों में घुमाते बोला, मैं तुम्हें बताऊं खावर, कोई भी फरिश्ता नहीं होता, सबके राज होते हैं। तुमने दुरुस्त जगह नहीं देखा होगा। खावर एकदम चौंक कर उसे देखने लगा, आंखें सुकेड़े कुछ सोचा। आप ठीक कह रहे हैं, एक जगह मैंने वाकई नहीं देखा। फिर सोचते सोचते उस बात में सर हिलाया, बिल्कुल वो फरिश्ता नहीं है। मुझे एक दिन दे, उसकी इंसानियत दिखाता हूँ आपको। हाशिम ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया और खावर अजलत में बाहर निकल गया। हाशिम ने गहरी सांस लेकर खुद को बेहतर महसूस किया। फिर मोबाइल उठाया और जुमर का नंबर मिलाकर कान से लगाया। सीट की पुश से टेक लगाए वो अब लबों में कोई धुन गुनगुनाते छत को मुस्कुराते हुए देख रहा था। मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा न बने, मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा न बने। तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं। मॉल में दोपहर की निस्बत से रश था। मुतमईन, खुशपाश, मसरूफ़ लोग ऊपर नीचे आगे पीछे आ जा रहे थे। ऐसे में दुकानों की कतार के सामने राहदारी में हनीन और सैम भी चल रहे थे। एक शॉप के सामने वो रुके। हना सैम की जानिब घूमी, शरारती चमकदार आंखों से उसे देखा। ए मोटियालू, विंडो शॉपिंग के 2 हसूल याद हैं? घुंघराले बालों वाले दुबले पतले और लंबे लड़के ने झट इस्बात में सर हिलाया। बिल्कुल, तुम हर चीज़ मुझे दिखा दिखा कर कहोगी, सैम ये ले लो, और मैं बिगड़े बच्चों की तरह नहीं नहीं करता आगे बढ़ जाऊंगा। गुड, वो मुस्कुराई। फिर उसकी कुहनी में बाजू डाले शॉप में दाखिल हुई। कदम ब कदम दोनों रैक्स की जानिब आए। हनी ने मुख्तलिफ कैप सैम को दिखानी शुरू की। सैम बच्चे देखो, ये आप पे कितनी प्यारी लगेगी। वो बिगड़े अंदाज में नफ़े में सर हिलाते बोला। नहीं मामा, मुझे ये नहीं चाहिए। मामा, उसने तिलमिलाकर इधर उधर देखा। सब सेल्समैन उन्हें ही देख रहे थे। सैम जान, वो जबरन मुस्कुराकर प्यार से बोली, बिहेव योरसेल्फ, वरना अभी आपके पापा को शिकायत लगाती हूँ। मगर मामा, पापा तो कई साल से ऊपर हैं, अकाउंटिंग में, हिसाब किताब में। मासूमियत से आंखें झपका झपका कर बोला, और इससे पहले कि वो सारे शुगल पे लानत भेजकर उसका कान मरोड़ती, हैंड बैग में रखा मोबाइल बज उठा। वो जल्दी से मोबाइल निकालती शॉप से बाहर आई। सैम भी पीछे लपका। क्या अम्मी और पुप्पो ने शॉपिंग कर ली? क्या वो बुला रही हैं? हना मोबाइल निकाल कर देख रही थी और सैम सवाल कर रहा था। यह जुमर का मोबाइल था जो अभी कुछ देर पहले उसने हना को इसलिए दिया था क्योंकि वो और नुदरत बलाई फ्लोर पे निकाह का जोड़ा खरीद रही थी और सैम और हनीन टिक कर नहीं बैठ सकते थे। ऐसे में उनको आज़ाद करने से कबल जुमर ने अपना फ़ोन हना को दे दिया कि जब फारिग हो तो नुदरत के फ़ोन पे बता दे। अब भी सैम यही पूछ रहा था मगर हनीन बिल्कुल चुप सी होकर बजते फ़ोन की स्क्रीन देख रही थी। हाशिम कारदार कॉलिंग। फ़ोन पकड़े हाथों पे पसीना आने लगा, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उठाना मत है ना, पुप्पो का फ़ोन है। सैम ने तनवीह की, मगर जिसे दुनिया का बदतरीन मर्ज लाहक हो जाए वो और क्या करे। उसने अंगूठे से सब दायरे को स्लाइड करके मोबाइल कान से लगाया। हेलो हेलो जुमर,
वो ज़रा ठटका था। नहीं, मैं हनीन। धड़कते दिल और बेकाबू होती खुशी से वो जल्दी जल्दी बताने लगी। असल में हम मॉल में हैं, पुप्पो और अम्मी दूर हैं, तो उनका फ़ोन मेरे पास है। ओके, कैसी हो तुम हनीन? वो नरमी से पूछने लगा। मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? वो भी एतमाद से मुस्कुराकर बोली। ऐसे में वो सैम की तरफ मुतवज्जे नहीं थी, जो खफकी से उसे देख रहा था। मैं हमेशा की तरह बहुत अच्छा हूँ। उसके अंदाज पे वो हल्का सा हंस दी। तुम्हारा रिज़ल्ट कब है? अगले सवाल पे हना की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। फ़ौरन सैम को देखा, जो बेजार सा खड़ा था। अगस्त में। और वो रुक गई। थूक निकला। सारे लम्हात फिर से आंखों में ताज़ा हुए। इम्तिहानी मरकज़ में हाशिम को बुलाना, फिर वो स्याह और सुनहरी पार्टी। डोंट वरी, तुम्हारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। इतना कच्चा काम तो नहीं किया होगा ना? हाशिम ने, उसने नरम तसल्ली देने वाले अंदाज पे। वो फीका सा मुस्कुराई, मगर पुरजोश असाब अब ढीले पड़ चुके थे और एफल टावर की रोशनियां भी मानित पड़ने लगी। मैं पुप्पो को जाकर बताती हूँ, वो आपको कॉल बैक करेंगी। वो कॉल बैक नहीं करेंगी, मैं 10 मिनट में दोबारा कॉल करता हूँ। और फ़ोन बंद हो गया। क्या कह रहे थे? मुझे खुद नहीं पता कि वो क्या और क्यों कह रहे थे। खुद से उलझती वो आगे बढ़ गई। जब वो उस आउटलेट पे आए जहाँ जुमर और अम्मी थी, तो 10 मिनट बीत चुके थे। वो दोनों काउंटर पे खड़ी थी। नुदरत सादा सी सर पे दुपट्टा लिए खड़ी, शॉपिंग बैग में मौजूद जोड़े को चेक कर रही थी। कामदार जोड़े का रंग ऑफ वाइट था। ज़रा सी झलक से हनीन को अंदाज़ा हुआ। फिर वो जुमर की तरफ आई, जो बाल आधे कैचर में बांधे, सर झुकाए, बिल की रसीद पर्स में रख रही थी। उसके पुप्पो कहने पे चेहरा उठाया। वो हनीन से दराज कद थी, 2 इंच दराज और ज़्यादा जाजिब नज़र भी। बुरी आंखों से हना को देखा और नरमी से मुस्कुराई। वो जब ऐसे मुस्कुराती थी तो हनीन गुजरे बरसों की सारी तलखी और नाराज़ी भूलने लगती। हाशिम भाई का फ़ोन आ रहा है। दोबारा बजते सेल को उसकी तरफ बढ़ाया। जुमर ने मोबाइल सामने करके देखा, फिर गहरी सांस लेकर कान से लगाया। जी हाशिम, कहिए। मसरूफ़ से अंदाज में वो पर्स बंद करती गोया हुई। हनीन बता रही थी आप शॉपिंग कर रही हैं। मुझे गैस करने दें, क्या ये आपकी शादी की शॉपिंग है? वो गोया मुस्कुरा कर पूछ रहा था। जुमर ने फ़ौरन हनीन को देखा। वो हाशिम की बात नहीं सुन सकती थी, मगर जल्दी से बोली, मैंने कॉल अटेंड करके बताया था कि हम मॉल में हैं। एकदम अपना आप मुजरिम लगने लगा। नज़रें फ़ौरन झुका दी। हाशिम, आपने कैसे फ़ोन किया? बेतासुर ठंडे अंदाज में पूछती। वो हनीन के हमरा चलती बाहर निकली। नुदरत और सैम अगली शॉप में सैम के कपड़ों के लिए चले गए थे। नुदरत ने हना को भी आवाज़ दी, मगर वो वहीं खड़ी रही। आपको शादी की मुबारकबाद देने। 1 मिनट। उसने फ़ोन कान से हटाए बगैर बुलंद आवाज़ में हनीन को पुकारा। हना, अगर ये साहब अगले 5 मिनट तक फ़ोन बंद ना करें तो तुम ऊंची आवाज़ में मुझे पुकार कर कहना कि भाभी मुझे बुला रही हैं। ओके? जी हाशिम, आप क्या कह रहे थे? रसान से कहती वो उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। हना का तो मुंह ही खुल गया। वो जवाब में ज़ोर से हंसा था। मैं ये कह रहा था कि अगर आपको उस रोज़ वो गोलियां मैंने मारी होती तो क्या आप मुझसे भी शादी कर लेती? वो महजूज अंदाज में पूछ रहा था। नहीं, मैं आपको कत्ल करना पसंद करती, मगर 1000 हिस्सों में। फिर फारिस को 1000 हिस्सों में क्यों नहीं मारा? वो मज़ा लेते हुए मुखातिब था। 4 साल चुप क्यों रही? अच्छा इंसान बुरा करे तो खामोशी बेहतर है, लेकिन आप जैसा बुरा इंसान अगर बुरा करे तो खामोश नहीं रहना चाहिए मुझे। वो जवाब में फिर से हंस दिया। जुमर और हना हनूज साथ साथ गैलरी में चल रही थी। हना के कान उधर ही लगे थे। और उस बुरे इंसान को शादी पे नहीं बुलाया आपने? ये सवाल आप अपने कज़न से करें, ये फ़ैसले उनके हैं। जुमर अब के वो संजीदा होते हुए बोला, आप गलती कर रही हैं, उससे शादी नहीं करनी चाहिए आपको। ये मेरा ज़ाती मामला है हाशिम। आपने उसको ज़ाती नहीं रहने दिया जब उसे मेरी अम्मी से डिस्कस किया। जुमर ने तकान से गहरी सांस भरी। आप क्या चाहते हैं? मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि फारिस आपके काबिल नहीं है। उसका जुर्म भूल भी जाएं तो उसकी अखड़ तबीयत, गुस्सा, लापरवाही, वो आपकी टाइप का आदमी नहीं है। कदर तवक्कुफ़ के बाद उसने गोया जुमर को पुकारा। क्या सोच रही हैं? ओह, आप बिल्कुल भी नहीं जानना चाहेंगे जो मैं सोच रही हूँ। उसके अंदाज पे हना ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो दोनों एक शॉप के बाहर खड़ी हो गई थी और जुमर एक हाथ में शॉपिंग बैग पकड़े, दूसरे से मोबाइल को कान से लगाए बहुत सुकून से कह रही थी, मसलन क्या? मैं ये सोच रही हूँ हाशिम कि
कि मसला मैं नहीं हूँ, मसला फ़ारिस है। मैं ये सोच रही हूँ कि आपको फ़ारिस की हर बीवी चुभती है। वो जब भी शादी करेगा आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैं ये सोच रही हूँ कि बतौर एक फ़र्स्ट कज़न आपका उससे अनकहा लाशऊरी सा मुकाबला है, मवाजना है। मैं ये सोच रही हूँ कि ज़रताशा की शादी के रोज़ भी जब आप स्टेज पे आए थे और मैं वहाँ थी और फ़ारिस वहाँ नहीं था, तब आपने ज़रताशा से भी उसके गुस्से और अकड़पन का तज़किरा किया था, जिसकी वजह से दुल्हन का चेहरा बुझ गया था। मैं ये भी सोच रही हूँ कि हाशिम कि आप ये जानबूझकर नहीं करते, लाशऊरी तौर पे तब करते हैं जब आपको अपनी शादी की नाकामी याद आती है। सो मसला मैं नहीं हूँ, मसला फ़ारिस है। हनीन बस उसको देखे जा रही थी, सांस रोके, शॉक, और दूसरी जानिब हाशिम खामोश हो गया था। वेल, आपने काफ़ी सख्त बातें कह दी। जब वो बोला तो आवाज़ मध्यम मगर बुझी हुई थी। मैं माजरत नहीं करूँगी। अगर आप मेरी ज़ातियात में दखल देंगे तो फिर अपनी ज़ातियात के बारे में भी आपको सुनना पड़ेगा, नरमी से कहकर उसने अब्रू उठाकर हनीन को देखा। वो गड़बड़ाकर ऊंचा से बोली, फूफो अम्मी बुला रही हैं, कहकर खूब शर्मिंदा हुई। आपने सुन लिया, मुझे जाना है। और मोबाइल बंद करते हुए इधर उधर देखा। भाभी किधर रह गई? आम सा अंदाज, जैसे कोई बात ही ना हुई हो। हनीन बिल्कुल चुप रह गई और वो तब तक नहीं बोली जब तक वो चारों शॉपिंग समेत ऊपर फूड कोर्ट में एक टेबल पर बैठ नहीं गए। जुमर नुदरत से उनके रेस्टोरेंट के हवाले से बातें करने लगी। वो रेस्टोरेंट इन दिनों बना था जब जुमर उनसे कतई ताल्लुक़ थी, मगर खून के रिश्ते सुलह के बाद पुरानी बातों का जिक्र नहीं छेड़ा करते। ये जाहिर करते हैं कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। यही चीज़ खून को पानी से गाढ़ा बनाती है। नुदरत और सैम उठ गए ताकि सैम के जूते ले लें, तो हनीन जूस में स्ट्रा घुमाती निगाहें झुकाए सरसरी सा बोली, हाशिम भाई ने बुरा तो माना होगा, इतनी सख्त बातों का। हाशिम के बुरा मानने से किसे फ़र्क पड़ता है? जुमर ने मुस्कुराकर शाने अचकाए, फिर गर्दन तिरछी करके उसे गौर से देखा। किसी बात पे परेशान हुआ ना? वो चौंक कर उसे देखने लगी। नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं। चेहरा नॉर्मल रखने की कोशिश की। 1.5 साल कबल की चीटिंग से अब तक जुमर कुछ भी नहीं जानती थी। आर यू श्योर? अगर कोई मसला हो तो ज़रूर शेयर करना। उसने नरमी से हना के हाथ पे हाथ रखा। आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि अब तुम बहुत खामोश रहती हो। पहले तुम बहुत बोला करती थी। हनीन के अब्रू भिंच गए। एक सख्त नज़र अपने हाथ पे धरे जुमर के हाथ पे डाली और दूसरी जुमर की आंखों पे। मैं और आप फूफो कभी भी एक दूसरे से बहुत नहीं बोला करते थे। अपना हाथ निकाला और कुर्सी धकेलती उठकर दूसरी तरफ चली गई। जुमर गहरी सांस लेकर उसे जाते देखती रही। और खून की सबसे बड़ी खूबी और ख़ामी यही है कि अगर उसे बाहर की हवा लग जाए तो वो जम जाता है। अरब के अहले ज़बान इस जमने को अक़द कहते हैं, मगर ये नहीं बताते कि जमे खून को कोई पिघलाए कैसे। दुनिया की वुसअतों में उसे ढूंढता रहा, दुनिया की वुसअतों में उसे ढूंढता रहा, लेकिन खुदा मेरी साथ के अंदर मिला मुझे। छोटे बागीचे वाले घर के बाहर अभी रात का तीसरा पहर था। गहरे जामनी आसमान पे सितारे चमक रहे थे। राहदारी के पहले दरवाजे से अंदर झांको तो बिस्तर पे चादर ताने सादी सो रहा था। फिर ना कोई आहट हुई, ना आवाज़ आई, और वो आहिस्ता से बाजू हटाकर उठा। नींद से भरी आंखों को मुट्ठी से मसला, इधर उधर देखा। साइड टेबल से मोबाइल उठाकर रोशन किया। फजर में अभी आधा घंटा था। वो लबों में कोई दुआ पड़ता बिस्तर से उतरा और बाथरूम के दरवाजे के पीछे गायब हो गया। जब बाहर निकला तो कुर्ते शलवार में मलबूस था। बाहर हाथ, मुंह और पैर गीले थे। जब वो राहदारी में दबे कदमों चलता बैरूनी दरवाजे तक आया तो नुदरत ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। ख्वाबदीदा आंखें हैरत से सुकेड़कर उसे देखा। सादी, अभी तो अजान भी नहीं हुई, तुम जल्दी क्यों उठ गए? क्या अलार्म जल्दी बज गया? मैं तो अलार्म नहीं लगाता अम्मी, आपको नहीं पता? उसे जैसे मासूम सा ताज्जुब हुआ। तो फिर कैसे उठे हो? मैं बस अल्लाह ताला से रात में कह देता हूँ कि मुझे सुबह इस वक्त जगा दीजिएगा, तो अल्लाह मुझे जगा देते हैं। और सादगी से मुस्कुराया। इमाम साहब की तबीयत रात फिर ख़राब थी। मैंने कहा कि सुबह मैं इमामत करवाऊँ, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। अच्छा, खैर से जाओ। उन्होंने शायद कुछ पढ़कर फूंका और फिर हनीन और सैम के कमरे तक गई। बुलंद आवाज़ में डांटना शुरू किया, कोई शर्म हया है तुम दोनों में? उठो, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो। सादी बाहर निकल आया तो आवाज़ें दम तोड़ गई। कॉलोनी की सड़क वीरान अंधेर पड़ी थी। सादी ने ताज़ा हवा को महसूस करते सर उठाकर देखा। ज़मीन वालों को आसमान पे तारे जगमगाते दिखाई दे रहे थे।
और आसमान वालों को ज़मीन पे कुरान पढ़ने वालों के घर चमकते दिखाई दे रहे थे। ये अंधेरे की वो घड़ी थी जिसमें सबसे ज़्यादा नूर फैला था। उसने हैंड्स फ्री कानों में लगाया, कुरान पेन निकाला, एक सफ़ेद पेन की सूरत का आला जिसकी नोक कुरान के जिस हर्फ पे रखो वहीं से तिलावत की रिकॉर्डिंग चलने लगती है। और सूरतों का कार्ड निकाल कर तमाम सूरतों के नामों पे सोचती नज़र डाली। अपने रोज़ के फजर के कुरान में वो सूरह गाफिर पे था। अब असूलन उससे अगली सूरत पढ़नी थी, मगर वो सोचता रहा। फिर आदतन अपनी पसंदीदा सूरत नमल पे कलम की नोक रख दी, सर उठाकर अब्रू इकट्ठे किए, बेबसी से आसमान को देखा। ओके अल्लाह ताला, आई एम सॉरी, मुझे कुरान तरतीब से पढ़ना चाहिए, मगर मैं क्या करूं? मुझे ये सूरत बहुत पसंद है। फिर मुस्कुराकर कानों में हैंड्स फ्री पक्का करते कदम कदम सड़क किनारे चलने लगा। अल्लाह ताला, मुझे आज भी याद है जब मैं अब्बू के साथ मस्जिद आता था तो वो मुझे चूंटियों की कतार दिखाया करते थे। तब मैं सोचता था इंसानों को कीड़े मकोड़ों से क्यों मिलाया जाए, मगर बहुत सालों बाद मुझे मालूम हुआ कि नमल कीड़ों मकोड़ों की सूरत नहीं है, ये फैमिली की सूरत है। ख़ानदान को कैसे जोड़ कर रखना है, मुझे आपने ये इस सूरत से सिखाया है। जामनी अंधेरे में वो सर झुकाए मुस्कुराकर सरगोशी में बोलता जा रहा था। ऊपर कॉलोनी में किसी घर की छत पे कोई नौउम्र लड़की फ़ोन कान से लगाए आंसू बार बार पूछती। किसी नाइट पैकेज के तोफ़ैल अपने बॉयफ्रेंड से सरगोशी में बात कर रही थी। सामने वाला एक और घर में एक लड़का बिस्तर में लेटा मोबाइल दोनों हाथों में पकड़े टिक टिक मैसेज कर रहा था और चेहरे पे वही मुस्कुराहट थी जो मर्ज़ इश्क में मुब्तला लोगों के चेहरों पे उस वक्त हुआ करती है। ये रात का वो पहर था जब सिर्फ महबूब के लिए जागा जाता है। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बहुत मेहरबान, बार बार रहम करने वाला है। सड़क किनारे चलते घुंघराले बालों वाले लड़के के कानों में लगे हैंड्स फ्री में आवाज़ गूंजने लगी। तवासीन, ये आयत है कुरान की और उस किताब की जो रोशन है। हाथ में पकड़े पेन पे उसने पॉज का बटन दबाया। ओह अल्लाह, बेबसी भरी मुस्कुराहट से आसमानों को देखा और फिर नफ़ी में सर हिलाते गर्दन झुकाए चलता गया। मतलब कि मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ, ये किताब मुबीन वाली बात आपने कितनी दफ़ा बता दी कुरान में, फिर हर चंद सूरतों के बाद यही आयत क्यों ले आते हैं आप? अल्लाह मुझे सोचने दें। लब काटते आंखें ज़रा मीच कर वो वाकई सोचने लगा। चंद लम्हे और सोचते हुए बुड़बड़ाया। हर दफ़ा इस आयत का मुझे नया मतलब समझ आता है। देखिए अल्लाह, इतना मुझे पता है कि अगर इन अल्फाज का सिर्फ एक ही मतलब होता तो ये कुरान में बार बार ना दोहराए जाते। किताब मुबीन, किताब रोशन, यानी वो सड़क किनारे कदम उठाता सर झुकाए कह रहा था, यानी आप मुझे ये समझा रहे हैं कि आगे जो आयत आप मुझे देंगे वो इस किताब की हैं, जिसके अलावा मुझे दुनिया में किसी चीज़ से कोई रोशनी नहीं मिलेगी, कहीं सुकून नहीं मिलेगा, कहीं खुशी नहीं मिलेगी। मुझे इस किताब के अलावा कोई नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है, कोई नहीं उंगली पकड़कर सही फैसला करना सिखाए। मेरे दिल की बात समझकर अल्लाह की बात और कोई नहीं समझाएगा। मुस्कुराकर खुशदिली से बोलते उसके तासुरात बदलते गए, आंखों में उदासी दराई, दिल भर सा आया। अपनी ज़िंदगी की पेचीदगियाँ, दुख, खतरात सब याद आने लगे। क्या खोया और क्या पाया। जामनी सुबह में उदासियाँ घुलती गई। ये हदायत है और खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो ईमान वाले हैं। कानों में घुलती वो मधुर आवाज़ कह रही थी। मुझ सामने वीरान अंधेर सड़क को उदासी से देखे गया। अल्लाह, आपको कैसे इल्म होता है कि इस आयत के बाद मैं अफसुर्दा हो जाऊँगा? कैसे आप फ़ौरन अगली आयत में मरहम ले आते हैं? क्या आपको हर इंसान का इतना ख्याल होता है या मैं स्पेशल हूँ? अफसुर्दगी को ज़बरदस्ती दबाते वो शरारत से खुद ही हंस दिया। खुशखबरी और गहरी सांस ली। तो ये किताब पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें फ़ैसला करना सिखाती है। ऐसा ही है ना अल्लाह? आपने इन आयात के ज़रिए मुझे सिखाया कि बुरे दिनों में इंसान कैसे वो आँख रखे जो उसे वो दिखाए जो अभी पास नहीं है, मगर कभी तो मिलेगा, कभी तो हम भी वो दिन देखेंगे ना अल्लाह जिसका वादा है। मगर अल्लाह, क्या ये खुशखबरी मेरे लिए भी है? आपने कहा ये ईमान वालों के लिए है, मगर मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं मोमिन हूँ या नहीं। अगर ख़ुद को मोमिन समझूँ तो खुद पसंदी है। अजब है, ख़ुद को मुनाफिक समझूँ तो ये मायूसी है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं मोमिन हूँ?
उदासी बढ़ने लगी। इर्द गिर्द भीगती जामनी रात में तन्हाई भरा मलाल सा छा रहा था। दिल की सारी वीरानियां उस अंधेरे में रच बसने लगी। हदायत और खुशखबरी है मोमनों के लिए। ये वो लोग हैं, वो एकदम बिल्कुल ठहर कर सुनने लगा, जो अपनी नमाज़ों को कायम करते हैं। और दिल पे कोई सिल सी हटने लगी। ओह अल्लाह, यानी कि अगर मुझे कुरान की खुशखबरियों की उम्मीद रखनी है तो मैं कभी नमाज नहीं छोड़ सकता। जिस वक्त की छोड़ूंगा उस वक्त आप मुझे छोड़ देंगे। आप चाहते हैं हम सब नमाज़ पढ़ें, मगर नहीं, नमाज सिर्फ पढ़ने से अफाका नहीं होता। नमाज कायम रखना असल चीज़ है। हर नमाज अपने वक्त पर और तमाम अरकान के साथ पढ़ना। मैं नमाज नहीं छोड़ता, मगर जिस दिन ये सोचूं कि नहीं छोड़ता उस दिन ही कोई ना कोई कज़ा हो जाती है। मेरे बहन भाई नमाज नहीं पढ़ते, मुझे सिर्फ यही बात तकलीफ़ देती है। अगर क़यामत के दिन आपने मुझसे पूछ लिया कि तुम अकेले मस्जिद क्यों आते हो, तुम्हारे बहन भाई क्यों इस वक्त सो रहे होते हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा। वज़न बढ़ता जा रहा था। दुख, बेबसी, फिक्रमंदी ने उस दम तोड़ती रात को अपने घेरे में ले लिया। कानों में तिलावत वहीं से जारी थी। और वो जो अपनी ज़कात अदा करते हैं और वो जो आखिरत पे यकीन रखते हैं। थैंक यू अल्लाह, उसने समझते हुए सर हिलाया और ख़ुद से बोला, मैं ये तीनों काम करता हूँ, मगर मुझे फिर भी अपने अच्छे होने का कोई यकीन नहीं। शायद यही बेहतर होता है, जब तक हमारे गुनाहों का गिल्ट हमारे साथ रहे। हम कम से कम तौबा तो करते रहते हैं, अपनी इबादतों पे गरूर तो नहीं आता। फिर भी मुझसे गुनाह हो जाते हैं। पता नहीं आसपास के लोग मेरी नमाज़ें देखकर, मेरे मुँह से कुरान की बातें सुनकर मुझे इतना नेक क्यों समझते हैं। वो उदासी से बता रहा था, अल्लाह, जब लोग मुझे नेक कहते हैं तो मुझे बहुत गिल्ट होता है। लोगों को समझना चाहिए कि फिर नेक से नेक आदमी भी दिन में 10,000 दफ़ा खुद को गुनाह करने से रोकता है और कई दफ़ा नहीं भी रोक पाता। कितना मज़ा आता। ईमान एक ही दफ़ा ख़रीद लो और फिर सारी उम्र की गारंटी। ये रोज़ रोज़ अपने आप से जंग, गिल्ट, तौबा का साइकिल तो ना होता। आपने ज़िंदगी इतनी पेचीदा क्यों बनाई। निगाहें उठाकर शिकवा किया। दूर सुबह की चिड़ियाँ बोलने लगी। उनकी अपनी तस्बीह थी, हर एक की तस्बीह मुख्तलिफ होती है। हाँ, मगर अल्लाह, मुझे इतना यकीन है कि एक दिन ज़िंदगी अपनी सारी तमाम ख्वाहिशात और तकालीफ के साथ ख़त्म हो जाएगी। सब दुख मर जाएंगे और वो बड़ा दिन आएगा जब हम और आप मुकाबिल खड़े होंगे। और मुझे ये भी पता है कि नमाज के बगैर और अपना माल और टैलेंट लोगों पे खर्च किए बगैर मैं ये कहूँ कि मुझे आखिरत पे यकीन है तो झूठ होगा। अल यकीन तो सबको होता है, इल्म यकीन तो सबको होता है, मगर मुझे ये काम करते रहना होंगे, आपको यकीन दिलाने के लिए, खुद को यकीन दिलाने के लिए। वो सर झुकाए गहरी सोच में डूबा, बोलता चला जा रहा था। कोई साथ से गुजरते उसे देखता तो समझता वो हैंड्स फ्री लगाए फ़ोन पे बात कर रहा है, मगर हर बात लोगों के समझने की होती भी नहीं है। तिलावत की बारोब मगर खूबसूरत आवाज़ हम हाथों में हनूस बिखर रही थी। अलबत्ता वो लोग जो आखिरत पे ईमान नहीं लाते, हमने उनके अमाल उनके लिए खूबसूरत बनाकर पेश कर दिए हैं और वो उन्हीं में भटकते फिरते हैं। बेशक उनके लिए बुरा अजाब है और वो आखिरत में शदीद नुकसान में रहेंगे। दम तोड़ती रात का वक्त था। माहौल की हैबत थी या तिलावत की आवाज़ का सहर। उसे लगा उसकी जिल्द के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कोई अजीब सा रौब था जो हर जगह छाने लगा। ये वो लम्हे थे जब वो सब कुछ भूल गया। जुमर, फारिस, हाशिम, अपनी ज़िंदगी की पेचीदगियाँ, कुछ भी मैटर नहीं करता, सिर्फ अपना अमाल नामा नज़र आता था। तो अल्लाह, ऐसे आप आदमी और उसके दिल के दरमियान हाइल हो जाते हैं। बटन से पेन ऑफ करते हुए वो गोया झरझरी लेकर कह रहा था, जब मैं नमाज ना पढ़ूं या कुरान ना पढ़ूं या लोगों पे अपने हिस्से से खर्च ना करूं तो मेरा आखिरत पे ईमान कमज़ोर हो जाएगा और मैं उन लोगों में शामिल हो जाऊंगा जो बहुत अमल करने वाले होंगे मगर सिर्फ थकने वाले होंगे। ताज्जुब से उसने पूछा। जवाब उसे खुद भी मालूम था। जो चीज़ मुझे नमाज और कुरान से दूर करेगी, अल्लाह के रास्ते के अलावा जिसमें मकसद चीज़ में अपना माल या अपना टैलेंट लगाऊंगा, आप मुझे वो बेमकसद चीज़ें दिलचस्प और ख़ूबसूरत बनाकर दिखाते जाएंगे और फिर मैं उन्हीं में भटकता रहूँगा। क्या सिर्फ एक नमाज का छोड़ देना इतना महंगा पड़ेगा? नमाज जाती जाएगी, बेमकसद चीज़ें आती जाएंगी, ऐसे चला जाता है ईमान। सिर्फ एक नमाज के जाने से, एक झूठ बोलने से, एक दिल दुखाने से। एक किनारे पे वो ठहर गया। ताज्जुब सा ताज्जुब था, हैरत सी हैरत थी। सर उठाकर उसने गहरे पुरइसरार आसमान को देखा। दिल भर सा आया। हैंड्स फ्री उतार दिए
अल्लाह ताला आई एम सॉरी, हर उस चीज़ के लिए जिसे मैंने नमाज से ऊपर रखा। मैं बार बार माफ़ी मांगूंगा। आप बस माफ़ करना मत छोड़िएगा। उसी तरह खुद से बुड़बड़ाता वो कदम बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि मस्जिद के दरवाजे तक आन पहुँचा। गुल खान खिलाफे मामूल दरवाजे पे ही मिल गया। सादी अपने फजर के कुरान में उलझा था, उसे नहीं देखा। लबों में मध्यम सा अभी तक कुछ बोल रहा था। जूते उतारे तो साथ खड़े। गुल खान ने हैरत से उसका बाजू हिलाया। किससे बोल रहे हो सादी भाई? वो जो अपनी दुआ ख़त्म करके दुरूद पढ़ रहा था, झुककर जूते उतारे, फिर उस छोटे पठान लड़के की जानिब मतवज्जे हुआ। मैं अल्लाह ताला से बात कर रहा था और नंगे पाँव अंदर सहन में कदम रखा। दम तोड़ती रात की उस घड़ी सहन की ईंटें ठंडी थी। तौबा तौबा। गुल खान 2 उंगलियों से बारी बारी दोनों कान छूता पीछे आया। अल्लाह से ऐसे बात नहीं किया जाता। उधर मुसल्ले पे बैठकर अदब से बात करता है। मैं अदब से ही बात करता हूँ, जैसे अपने बड़ों से करता हूँ, वो नरमी से कहता अंदर चला आया। गुल खान को खूब गुस्सा आया। सादी भाई, अभी मौलवी साहब देख लेता तुमको ऐसे बात करते तो तुम्हारे पे फतवा लग जाता। अच्छा तुम बताओ मुझे कि दुआ कैसे मांगते हैं? वो पुरसुकून सा मुस्कुराता हुआ जमात वाले मरकज़ी कमरे में आगे बढ़ रहा था। अदब से, तमीज़ से। और उधर मुसल्ले पे बैठकर दुआ मांगा जाता है, सर झुकाकर, रो रो कर। हाँ, हाथ हिला हिलाकर खफगी से इशारा कर रहा था। सादी ने मुस्कुराकर उस छोटे पठान लड़के को देखा जो सफ़ेद पेशावरी टोपी पहने पाउंचे ऊपर चढ़ाए खड़ा था। अल्लाह हमारी वही दुआ कबूल करते हैं गुल खान, जो हमने दिल से मांगी होती है। और दिल से निकली बातें नेचुरल होनी चाहिए, मसनूई लफ्ज़ी और टीवी पे बैठे उल्मा वाली मुश्किल गाढ़ी उर्दू नहीं यार। उसने बेचारगी से नफ़ी में सर हिलाया। मैं आम जिंदगी में जो सादा ज़बान बोलता हूँ, मुझे उसी नेचुरल अंदाज में अल्लाह से बात करनी चाहिए। तौबा, तुम तो चलते फिरते कौन सा बात कर रहा था? हाँ, उसके अंदर के मुफ्ती को हज़म नहीं हुआ। घूर कर मशकूक अंदाज में पूछा। मैं फजर का कुरान सुन रहा था, हर आयत के बारे में अपने ख्यालात अल्लाह को बता रहा था, और इसके बाद मैं उनको वो बता रहा था जो मैंने कल किया और जो आज करूँगा। जालीदार टोपी सर पे लिए उसने रसान से जवाब दिया। बरामदे में लोग इकट्ठे हो रहे थे। कोई उसे सलाम करने रुका तो वो उधर मतवज्जे हो गया। फारिग होकर वापस घूमा तो गुल खान सोचती नज़रों से उसे देख रहा था। मैंने पहले भी तुम्हें देखा है भाई, तुम ऐसे खुद से बोल रहा होता है। तुमको ऐसे अल्लाह ताला से बात करना किसने सिखाया? वो हल्का सा मुस्कुराया, फिर वो उदास मुस्कुराहट थी। मेरी फुप्पो ने, वो भी एक ज़माने में ऐसे ही दुआ मांगा करती थी। मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता लबों से गायब हुई। अब नहीं मांगती, लोग बदल जाते हैं, दिल सख्त हो जाते हैं। फिर सर झटका, बहुत से ख्याल भी झटके। तुम बताओ, आज तुम्हारे ताया ने किस जगह थप्पड़ मारकर तुम्हें नमाज के लिए उठाया है? अब के उसने आंखें सुकेड़कर गुल खान के चेहरे को इधर उधर से जांचा। आह, गुल खान ने गुस्से से आंखें फैलाई। हम ऐसा कोई नशई है जो खुद नहीं उठ सकता? हाँ, कमर पे हाथ रख के नाराज़ी से उसे घूरा। सादी ने अच्छा वाले अंदाज में अबरू उठाया। गुल खान उसी तरह घूरता रहा, फिर कदरे जुज़बुज़ सा गुद्दी पे हाथ रखकर करीब खिसका। क्या गर्दन अभी तक सुर्ख है? राजदारी से पूछा। सादी बेख्तियार हंस दिया, उसके सर पे चपत रसीद की और अमामत की जगह की तरफ बढ़ गया। गिनती भर लोगों की सफ़ें तरतीब दी जा रही थी। नमाज का वक्त हुआ चाहता था, बस गिनती भर लोग। मौत से किसको मफ़र है, मगर इंसानों को पहले जीने का सलीका तो सिखाया जाए। और फिर फजर की वो घड़ियाँ इंसान को कभी दोबारा न मिलने के लिए खो चुकी थी। रोज़ फजर तुलू होगी, मगर उस दिन की फिर नहीं आएगी। सूरज पूरी आबोताब से चमकने लगा था जब वो सारा के घर का गेट अबूर करने अंदर आया। ऑफिस के लिबास में तैयार, स्याह सुनहरी की चेन उंगलियों में घुमाते उसने दाखिली दरवाज़ा बजाया तो फ़ौरन खुल गया। सामने नूर स्कूल यूनिफॉर्म में तैयार खड़ी थी। वो उसको प्यार करता अंदर आया तो लाउंज में ज़किया बेगम अमल के बाल बना रही थी। एक आंख उसके बालों पे और दूसरी टीवी पे शोर करती किसी औरत पे थी। उसके सलाम करने पे चौंकी, फिर मुस्कुराकर खुशदिली से उसे खुशामदीद कहा। साथ ही मुलाजमों को आवाज़ दी कि नाश्ता लगाए। थैंक यू नानी, मैं नाश्ता करके आ रहा हूँ। अपनी अम्मी की खाला से शाइस्तगी से माजरत करते हुए सोफे पे बैठा, टांग पे टांग रखी और इधर उधर मतलाशी नज़रों से देखा। अरे सादी तुम?
सारा अंदर से पर्स और बैग उठाए जुलत में चली आ रही थी। उसे देखकर रुकी, हैरत से सवाल किया, साथ ही दूसरे हाथ में पकड़े कागज़ बैग में रखे वो बेख्तियार खड़ा हो गया। ऑफिस के रास्ते में सोचा आपसे इधर मिल लूँ, फिर वहाँ तो वक्त ही नहीं मिलता। बॉस, क्या हुआ, खैरियत? वो सामने आई, बालों का फ्रंच जोड़ा बनाए, लंबी कमीज, दुपट्टे और कानों में टॉप्स पहने, शादी की प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफिस के लिए तैयार लग रही थी। कल के प्रोग्राम का पूछना था, आप आएंगी ना? जुमर और फारिस का निकाह है कल। बगौर उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखते उसने एहतियात से लफ्ज़ चुने। सारा के बैग में कागज़ घुसेड़ते हाथ ज़रा के ज़रा ढीले पड़े, गर्दन मोड़ी, इधर उधर भागती बच्चियों को देखा। अपने बैग्स लो और गाड़ी में बैठो, फटाफट, मैं आ रही हूँ। फिर चेहरा उसकी तरफ फेरा, ज़रा फीका सा मुस्कुराई। हाँ, नुदरत आपा ने फ़ोन किया था, मुझे खुशी हुई सुनकर। हाँ, थोड़ी सी हैरत भी हुई। फारिस को रिहा हुए अभी 3 हफ्ते तो हुए हैं, मगर ज़रूर यही अच्छा होगा। सर हिलाकर कहते उसने मोबाइल बैग के जिप वाले खाने में रखा। आप आएंगी ना? असल में मेरी प्लानिंग कमीशन के कुछ ओहदेदारों के साथ कल मीटिंग है। कल इतवार है खाला, तो लंच पे है ना मीटिंग? ज़किया बेगम ने नफ़ी में तकान से सर झटका। आपको पता है मैं 15 मिनट में प्लानिंग कमीशन वालों से लंच की तारीख और वक्त मालूम कर लूँगा। ओके सादी। उसने दोनों हाथ उठाकर संजीदगी से उसे देखा। मैं नहीं आ सकूँगी, हम लोग आपकी फैमिली हैं, आपको आना चाहिए। मैं जितना सबको जोड़ कर रखना चाहता हूँ उतने ही सब एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। उसने शाकी नज़रों से सारा को देखा। तुम्हें पता है मैं गैदरिंग्स में नहीं जाती। मुझे ये पता है कि आप फारिस मामू से अपने आप को और अपने बच्चों को दूर रखने की कोशिश कर रही हैं। हैरत भरे दुख से वो कह रहा था, वो कातिल नहीं है, यू नो दैट। मगर फारिस वजह है इस सब की, वो कदरे बुलंद आवाज़ से बोली। आंखों में दर्द, बेबसी, नमी सब एक साथ उभरा। उसको फंसाने के लिए उसके भाई और बीवी को मारा गया। फारिस का मतलब है मुसीबत, और मैं अपने बच्चों को हर किस्म की मुसीबत से दूर रखना चाहती हूँ, क्योंकि जब एक दफ़ा कोई मर जाता है तो वापस नहीं आता, भले तुम उसके लिए कितने इंतकाम लेते फिरो। सादी चंद लम्हे के लिए खामोश रह गया, मगर फिर मजबूती से उसकी आंखों में देखकर बोला, यू नो व्हाट, सबसे ज़्यादा मुसीबत में कौन लोग पड़ते हैं? जो सबसे ज़्यादा मुसीबतों से दूर रहने की कोशिश करते हैं। सी यू इन ऑफिस। और उसी संजीदा चेहरे के साथ वो ज़किया बेगम को सलाम करता बाहर निकल गया। सारा ने अफसोस से सर झटका, फिर मुड़ी तो ज़किया बेगम खफगी से उसे ही देख रही थी। अम्मी, मैं किसी लेक्चर के मूड में नहीं हूँ, मैंने कहा हम नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। उनसे निगाह मिलाए बगैर वो बैग उठाए दरवाजे की जाने बढ़ गई। जब वो बाहर निकली तो सादी की कार दूर जा रही थी। इतवार की शाम यूसुफ साहब के घर पे कोई ऐसी धुन फिजाओं ने बिखेर रखी थी जिसमें ना आवाज़ थी ना मौसीकी, सिर्फ कैफियत थी, खुशी की कैफियत। लाउंज में रौनक सी लगी थी, को मेहमान कोई नहीं था, सब अपने ही लोग थे। उधर सामने सोफे पे नुदरत और फारिस के कज़न जमाल भाई थे, उनकी बेगम थी, सारा की वालदा ज़किया खाला थी, उनके हमरा शफून का जोड़ा पहने अरसे बाद तैयार सी हुई नुदरत बैठी थी। वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से महवे गुफ्तगू थी। गाहे बगाए निगाह उठाकर मुकाबिल सोफ़ों की सिमत भी देख लेती जहाँ फारिस बैठा था। उसने हाफ वाइट कुर्ता पहन रखा था। 3 हफ्ते कबल जेल से रिहा होते वक्त के बेहद छोटे बाल अब कदरे बढ़कर अच्छे लग रहे थे। अलबत्ता खामोश था, संजीदा और खामोश, बस गर्दन बड़े अब्बा की तरफ मोड़े ध्यान से उनकी कोई बात सुन रहा था। बड़े अब्बा खुश थे, धीमा मुस्कुरा भी रहे थे। उन्होंने भी हाफ वाइट नई शलवार कमीज़ पहन रखी थी, ताज़ा दम और सेहतमंद दिखाई दे रहे थे। कभी फारिस से कोई बात कहते तो कभी करीब बैठे निकाह ख्वाह कारी साहब से। ऐसे में सैम हथेलियों पे चेहरा गिराए सबसे ज़्यादा उदास बैठा था। अगर नुदरत उसको गलती से देख लेती तो बिना आवाज़ के होंठ हिलाकर पूछने लग जाता, खाना कब लगेगा? और 2-3 दफ़ा तो नुदरत का हाथ जूते तक जाते जाते रह गया। राहदारी से आगे बढ़ते जाओ तो जुमर के कमरे का दरवाज़ा आ जाता, वो बंद था। उसके पार अंदर भी कोई गोया मसरूफ़ सा अंदाज़ लगता था। हनीन अपने गुलाबी लंबे गाउन में मलबूस, खुले बालों में हेयर बैंड लगाए, सर झुकाए ड्रेसिंग टेबल पे खुला मेकअप का सामान ठीक कर रही थी। साथ ही अम्मी की कज़न फरजाना खड़ी कुछ कह रही थी। फरजाना के शौहर अमजद भाई, जो जुमर के भी कज़न होते थे, सादी के हमरा सामने काउच पे बैठे थे। सादी जो भूरे कुर्ते में मलबूस था, कलम खोलते हुए निकाह के कागजात लिए काउच से उठा और झुककर उन्हें जुमर के घुटनों पे रखा, जो ड्रेसिंग टेबल के स्टूल पे बैठी उनकी तरफ रुख किए हुए थी। उसने हल्के काम की सफ़ेद लंबी मैक्सी पहन रखी थी, नीचे सिल्क का पजामा टखनों को
ढके नज़र आता था। कामदार दुपट्टे के किनारों की सब्ज पाइपिंग और कहीं कहीं सब्ज स्टोन्स के सिवा पूरा लिबास सफ़ेद था। बाल सीधे करके ऊंचा जूड़ा बना था जिस पे दुपट्टा टिका था। मेकअप हल्का था, कानों में और गर्दन में नन्हे हीरे थे। वो खूबसूरत लग रही थी और पुरसुकून भी। काफ़ी सुकून से चेहरा झुकाए, निकाह के कागजात के सफ़े पलटाए, फिर काजल से गहरी की हुई भूरी आंखें उठाकर सादी को देखा और सवालिया अब्रू उठाई। ये क्या है? अमजद भाई की मौजूदगी के बायस मुस्कुरा कर पूछा। वो भी शरारत से मुस्कुराहट दबाए उतनी ही मासूमियत से बोला, इसे निकाहनामा कहते हैं। जी मगर सादी, ये सेक्शन काटने से मैंने गालबन मना किया था। मुस्कुराकर आंखों ही आंखों में घूरते हुए पूछा। उसका इशारा हक़ तलाक की जानिब था। ये आपके वालिद की ख्वाहिश थी जो मुझ जैसे ताबेदार पोते ने पूरी की। आपको कोई एतराज़? जुमर ने गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए उसे देखा। मेरे वालिद से कहिए जिस तरह मैंने कहा था वैसा ही निकाहनामा तैयार करके भेजिए, मैं दस्तखत कर दूंगी। कागजात उसकी तरफ बढ़ाए। सादी ने मुस्कुराकर कागज़ की बजाय उसका हाथ थामा, उसे आहिस्ता से स्टूल से उठाया और दरवाजे तक ले आया। दरवाज़ा खोला और सामने लाउंज का मंजर दिखाया। यहाँ से बड़े अब्बा और फारिस नज़र आ रहे थे क्योंकि वो मरकज़ी जगह पे बैठे थे। आप ये बात अपने वालिद को खुद जाकर क्यों नहीं कह देती? कितने खुश होंगे वो सुनकर, है ना? उसी मासूमियत से सादी ने जुमर को देखा। जुमर ने उस तरफ चेहरा किया। अब्बा मुस्कुराते हुए फारिस से कुछ कह रहे थे। खुश, पुरउम्मीद, पहले से जवान। अब कुछ नहीं हो सकता था, वो तमाशा नहीं कर सकती थी। जुमर ने घूर कर सादी को देखा। तुम्हें पता है किसी की मर्ज़ी के बरखिलाफ़ डॉक्यूमेंट पे दस्तखत करवाना कितना बड़ा जुर्म है? जी, तो आप मुझे इस जुर्म में गिरफ़्तार क्यों नहीं करवा देती? वो फिर से मुस्कुराया। जुमर लब भींचे वहीं खड़ी उसे घूरती रही। तभी बड़े अब्बा की बात सुनते फारिस ने उन्हें देखने के लिए सर उठाया तो निगाह फिसली। राहदारी के सिरे पे कमरे के खुले दरवाजे पे वो सादी के साथ खड़ी थी। नीम रुख नज़र आता था, दुपट्टा सर पे टिका था और नीचे पाँव तक गिरता मैक्सी का फ्लेयर। वो सादी को देख रही थी। फारिस ने एक नज़र उधर देखा, फिर फ़ौरन चेहरा मोड़कर अब्बा को देखने लगा। मैं अब्बा से हिसाब बाद में ले लूँगी और ये मत समझना कि ये सेक्शन काटने या ना काटने से मेरे हकूक़ पे कोई फ़र्क पड़ेगा। दरवाजे में खड़ी उंगली उठाकर दबी आवाज़ में उसे तनबीह की। वकीलों को 1001 तरीके आते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कानून को ढालने के लिए। खफगी से उसे देखकर मुड़ी और रस्मी मुस्कुराहट के साथ वापस स्टूल पे आकर बैठ गई। कमरे के बाकी लोग अपनी आवाज़ों के बायस उनकी गुफ्तगू से यकसर अनजान रहे। वो बैठी तो सादी ने निकाहनामा उसके घुटनों पे रखा। उसके करीब झुककर उसने दुआया कलमात पढ़े। कलम उसके हाथ में दिया। क्या आप जुमर यूसुफ वल्द यूसुफ खान, फारिस गाजी वल्द तहीर गाजी को 10 लाख रुपए हक महर सिक्का राजुल वक्त अपने निकाह में? वो लड़का संजीदगी से अक़्द निकाह की सतूर पढ़ रहा था। जुमर का सर झुका था और कलम उंगलियों के दरमियान था। मैं तुम्हें सिर्फ एक गोली मारूंगा, सिर्फ एक गोली। आई एम सॉरी जुमर। कबूल है, उसने सर हिलाकर हल्का सा कहा। मैं बेगुनाह था मैडम जुमर, मैं बेगुनाह था। कबूल है, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। कबूल है, आखिरी दफ़ा कहते उसकी झुकी आंखों में गुलाबी सी नमी उभरी, मगर उसने वो सब अंदर उतार ली। धड़ाधड़ मतलूबा जगहों पे दस्तखत किए, कलम और कागजात सादी की तरफ बढ़ाए। वो कोई दुआ पढ़ते उठा, जुमर के सर पे हाथ रखा, झुककर उसके बाल चूमे और कागजात लिए अमजद भाई के हमरा बाहर निकल गया। जुमर ने चेहरा उठाकर देखा तो हनीन उसी तरह खड़ी थी और फरजाना बाजी अपनी बेटी के हमरा उसी तरह बोले जा रही थी, मगर वो जानती थी कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मुबारक हो पुप्पो, हना ने आहिस्तगी से निगाह मिलाए बगैर कहा तो जुमर ने मुस्कुराकर सर को खम दिया। रुख वापस ड्रेसिंग मिरर के जाने मोड़ा, अपना अक्स देखा कामदार लिबास में। वो अच्छी लग रही थी। अध खुले दरवाजे से बाहर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, एजाबो कबूल के अल्फाज। उसने आईने में अपने अक्स को देखते जबरन मुस्कुराते वो आवाज़ें सुनी। फरजाना बाजी और उनकी बेटी बाहर निकल गई। हनीन वहीं खड़ी रह गई। बाहर दुआ हो रही थी। जुमर ने झुककर ड्रेसर का दूसरा दराज खोला, 2 डिब्बियाँ निकाली, एक स्याह मखमली डिब्बी और दूसरी सुर्ख। पहली डिब्बी खोली तो वो अंदर से खाली थी, सिवाय नन्हे से कार्ड के जिस पे फारिस के लिखे अल्फाज की स्याही अभी तक वैसी ही थी। हना ने ज़रा चौंक कर उसे देखा जो साथ ही दूसरी नई डब्बी भी खोल रही थी। उसके अंदर वाइट गोल्ड की नन्ही सी नथ रखी थी। देखो हना,
अब्बा ने मुझे शादी का क्या तोहफा दिया? जुमर 2 उंगलियों से नाक की लौंग उतारते हुए बोली। ये वापस रखनी थी और नई पहननी थी। हनीन एकदम बेचैनी से सीधी हुई। आप ये मत उतारिए। उसे समझ नहीं आया वो क्या कहे। लौंग खोलते उसके हाथ रुके। सवालिया निगाहों से हना का चेहरा देखा। क्यों? ये अच्छी लग रही है, बस आप ये नथ मत पहनिए। क्यों ना पहने? आवाज़ पे दोनों ने मुड़कर देखा। नुदरत बड़े अब्बा की व्हील चेयर ला रही थी। वो मुस्कुराते हुए जुमर के करीब आया, उसके सर पे हाथ रखा, मध्यम आवाज़ में कोई दुआ दी। हनीन इस दौरान बेचैनी से उंगलियां मरोड़ती रही। हाँ तो क्यों ना पहने मेरी बेटी मेरा तोहफा? उन्होंने मसनूही खफकी से हना को देखा। क्योंकि ये नथ मुझे पसंद आ गई है। पुप्पो के पास तो इससे ज़्यादा कीमती वाली पहले ही है। ये मैं रख लूँ अब्बा? लपक कर नथ की डब्बी उठाई और मासूमियत से पलके झपका कर पूछा। बड़े अब्बा मुस्कुरा दिए। मैंने अपनी बेटी के लिए खरीदी थी, अब कौन सी बेटी इसे रखे ये तुम दोनों खुद तय कर लो। कहते साथ उन्होंने जुमर के चेहरे को भी देखा। वो भी नरमी से मुस्कुरा दी। शोर हना, ये तुम्हारी हुई? वो ढीली करदा लौंग दोबारा कसने लगी और नुदरत का हाथ जूते तक जाते जाते रह गया। तमीज़ है तुम में? अब्बा ने जुमर को शादी का गिफ्ट दिया है, किसी का गिफ्ट लेना कहाँ से सीखा है तुमने? गुस्से से लाल पीली होती। नुदरत का बस नहीं चल रहा था, 2 थप्पड़ लगा दे उसे। तो बाकी सब भी तो अब्बा ने दिया है पुप्पो को। अब मुझे अच्छी लग गई तो क्या हुआ? वो नरूठेपन से कहती, दबी मुट्ठी में जकड़े खड़ी रही। तुम तो घर पहुंचे, तुम्हें सीधा करती हूँ मैं। नुदरत ने इशारतन मुदा समझा दिया। वो डीठों की तरह दूसरी जानिब देखने लगी। जुमर बड़े अब्बा से बात कर रही थी। फिर वो मुस्कुराकर दोबारा उसे कोई दुआ देते। नुदरत के हमरा बाहर की तरफ हो लिए तो जुमर उसकी तरफ घूमी। तो तुम नाक सिलवा रही हो, अच्छा लगेगा तुम पे, मुस्कुराकर कहते वो खड़ी हुई। अभी बस चंद मिनट में उसे बाहर जाकर मेहमानों के सामने बैठना था, फारिस के साथ बैठना था। वो आईने में अपना सरापा देखती, कंधे से दुपट्टे की पिन दुरुस्त करने लगी। हनीन डब्बी खोलकर नथ को यूं ही छेड़ने लगी और ये तभी था जब उन दोनों ने वो आवाज़ सुनी। खुली खिड़की के बाहर घर की 4 दीवारी थी और दरमियान की 4 फुट की गली में सादी मोबाइल पे अजलत में बात करता चला आ रहा था। उसकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मिस हलीमा, मैं सोमवार को यानी कि कल सुबह 10 बजे आना चाहता हूँ। आ जाऊँ? वो मोबाइल कान से लगाए चेहरा झुकाए कह रहा था। हनीन और जुमर बेख्तियार उसे देखने लगी। निकाह के फ़ौरन बाद इतने मसरूफ़ वक्त में भी वो किसी को यूँ बाहर निकल कर कॉल कर रहा था। जुमर आंखें सुकेड़कर उसे देखती खिड़की के करीब आई। ओके, फिर मैं 10 बजे पहुंच जाऊंगा। आप कहते कहते निगाह उठाई तो खिड़की की जाली के अंदर दुल्हन बनी जुमर खड़ी थी। वो आप हाशिम को के बजाय आप ऊपर बता दीजिएगा कहकर जल्दी से कॉल बंद करके जुमर को देखकर मुस्कुराया। तो ये हलीमा कौन है? उसने शरारती मुस्कुराहट दबाए पूछा। सादी ने उफ के अंदाज में भवें भिंचकर उसे देखा। ऐसा कुछ नहीं है, एक मीटिंग का टाइम ले रहा था। और किससे मीटिंग? हलीमा के वालदैन से। अल्लाह जुमर, आप भी ना? उसने शर्मिंदा से होते हुए सर झुराया। मुझे वाकई उसके बॉस से मिलना है। अच्छा तो कौन है हलीमा का बॉस? वो उसी तरह मुतमईन पुरसुकून से पूछ रही थी। सादी ने सोचते हुए थोड़ी खुजाई। क्या जवाब दे? 7 सालों की सारी यादें उमड़ कर आंखों के सामने आई। और फिर वो नेस्कॉम का एक साइंसदान है, काम के सिलसिले में मिलना था उससे। आप भी ना? और बहुत खफकी से सादी जुल्फ़कार यूसुफ खान ने झूठ बोल दिया, फिर वापस मुड़ गया ये जाने बगैर कि आज उसने अपनी ज़िंदगी की दूसरी बड़ी गलती कर दी है। पहली उसे कल ऐन इसी वक्त करनी थी। जुमर मुस्कुराहट दबाए उसे जाते देखती रही और हनीन ने गहरी सांस लेकर कंधे अचका दिए। वो दोनों और लाउंज में बैठे मुस्कुराते बड़े अब्बा और संजीदा सा बैठा फारिस और खाना खुलने का इंतज़ार करता सैम और खुशी से बार बार नम होती आंखों को पूछती नुदरत और किचन में भाग भाग कर काम करता सदाकत। वो सब इस बात से नावाकिफ़ रहे कि ठीक 30 घंटे और 12 मिनट बाद वो सादी यूसुफ को खो देंगे। ओह गॉड, ये क्या सस्पेंस पर आकर ख़त्म हो गई है स्टोरी। सच इसमें तो अभी बहुत बहुत कुछ होने वाला है, मुझे तो भूल ही गया था। अच्छा ये वाली जो थी ना एपिसोड, ये वाली भी मैंने पढ़ी थी। मैंने आप लोगों को एक पहली बताई थी ना जब उसका कत्ल होता है, वो वाली भी मैंने पढ़ी थी, ये वाली भी मैंने पढ़ी है। मतलब कुछ कुछ एपिसोड्स मैंने पढ़ी हैं जो मुझे याद है, तो पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। खैर मैं तो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही हूँ।
कि जल्दी से जल्दी आगे स्टोरी बढ़े और हमें ज़्यादा अच्छा लगे ये नावल, और इनकी गलतफहमियाँ दूर हों जो कि यकीनन होंगी, और फिर ये सारे मिलकर काम करेंगे। लेकिन देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।